हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू MI केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं हमारा केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 3। तो मुझे उम्मीद है आपने लेक्चर नंबर 2 देखा होगा। ठीक है, जब तक आप लेक्चर नंबर 2 नहीं देखोगे आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, तो पहले वो देखोगे फिर उसके बाद यहाँ पे आओगे। ठीक, तो हम पहले लेक्चर नंबर 2 को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, हमने सीखा क्या था वहाँ। हमने सीखा था लेक्चर नंबर 2 में दो चीजें सीखी थी। एक सीखा था एवरेज रेट, ठीक है, एवरेज रेट सीखा था, और साथ में हमने देखा था इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, ये दो चीजें हमने वहां देखी थी। अब देखो, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप बस इतना याद रख लो। देखो, रेट तो आपको समझ में आया ही होगा। अगर आपको रेट समझ में नहीं आया तो आपको केमिकल काइनेटिक्स समझ में आ ही नहीं सकता। ठीक है, अगर रेट समझ में आया तो एवरेज रेट में आप बस इतना याद रख लो कि एवरेज रेट अगर मुझे किसी रिएक्शन के लिए लिखना हो, जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो एवरेज रेट मतलब डेल्टा यूज करना है, बस इतना याद रख लो। ठीक, अपॉन डेल्टा टी ऐसे करके यूज करना है। ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ऐसे ये होता है एवरेज रेट। और इतना याद रख लेना जरूर कि इंस्टेंटेनियस रेट कैसे लिखते हैं। इसी रिएक्शन के लिए इंस्टेंटेनियस रेट में सिर्फ डेल्टा की जगह हम डी लगाते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ऐसे। ठीक है, माइनस का साइन आएगा, रेट इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। ठीक, ये प्लस का साइन आएगा। ठीक, अब देखो, यही हमने दो चीजें वहां सीखी थी और कुछ ज्यादा नहीं किया। बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे हमने, मुझे उम्मीद है आपने सारे के सारे क्वेश्चंस किए होंगे। देखो, सिर्फ थ्योरी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। जब तक थ्योरी को हम क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई ना कर पाए तो हम आगे कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ना ही तो हम कॉलेज जाने वाला एग्जाम जो होता है CUET आजकल आया है, वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। नीट तो दूर की बात है। ठीक, तो आपको कंसेप्ट जो है एक बार समझ के उसको क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करना आना चाहिए। क्वेश्चंस थोड़े थोड़े सॉल्व करने आने चाहिए। अगर आप थोड़े थोड़े क्वेश्चंस अभी सॉल्व करना स्टार्ट कर लोगे तो आस्ता आस्ता आप आगे जाके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हमने सीखा था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो मुझे उम्मीद है आपको वो समझ में आया होगा कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पे। मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूँ। कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, कैटलिस्ट का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट का इफेक्ट पड़ता है, और लास्ट पे इफेक्ट हमने देखा था नेचर ऑफ रिएक्टेंट का। ये इफेक्ट्स भी आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, आपने इनको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आप ये लेक्चर देखोगे। अब देखो, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक तो ये रहेगा, ये वाला। देखो, ये टॉपिक्स हम आज पढ़ेंगे। पहला टॉपिक रहेगा रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, दूसरा टॉपिक रहेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तीसरा टॉपिक रहेगा रेट कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। ठीक, ये तीन चीजें पढ़ेंगे। साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस हम आज भी करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री में होते ही क्वेश्चंस हैं, तो एग्जाम में भी आपको न्यूमेरिकल ही देखने को मिल सकता है। ठीक, तो डरना घबराना नहीं है, आप कर लोगे अगर आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो ये चीजें जो आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हम कुछ चीजें देख लेते हैं। वो हैं हमारी कुछ ग्राफ्स हैं। देखो, हमारी टेक्स्ट बुक के ऊपर कुछ ऐसे ग्राफ बने हुए आपको दिखेंगे। यहाँ आप देखो, अगर ऐसे ऐसे ग्राफ आपको दिखेंगे टेक्स्ट बुक पे। ठीक, हम समझ लेते हैं कि ये ग्राफ क्या है, बस आपको थोड़ा सा समझना आना चाहिए। बाकी आपके सिलेबस में इन ग्राफ की कोई डिटेल नहीं है। ठीक, हम क्या करते हैं, हम समझ लेते हैं कि ग्राफ ये आए कहां से। तो एक बार मैं कैमरे को फोकस कर लेता हूं। ठीक है, मुझे उम्मीद है अब आपको साफ दिख रहा होगा। तो ग्राफ कहां से आए ये देखते हैं। तो आपको पता है रेट होता क्या है। रेट जनरली हम रेट बोलते किसको हैं, हम बोलते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। ठीक है, चेंज इन टाइम। ठीक, ये होता है रेट। अब आप ये देखो कि रेट कुछ भी नहीं होता, रेट होता है कॉन्सेंट्रेशन में चेंज डिवाइडेड बाई टाइम में चेंज। ठीक है, अब ये कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की भी हो सकती है, प्रोडक्ट की भी हो सकती है। ठीक है, और अगर हम कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएं, ठीक, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बना लें, ठीक, तो आपको पता है कि
कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बन सकता है। आपको पता है कि जैसे ही कोई रिएक्शन होती है वहां रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन आस्ता आस्ता घटती रहती है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन आस्ता आस्ता बढ़ती रहती है। ठीक है, ये होता ही है। तो अगर हम कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएं तो हम दो किस्म के ग्राफ बना सकते हैं। एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बना सकते हैं, एक प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बना सकते हैं। क्या आपको पता है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ घटती रहती है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ती रहती है। ठीक, तो इन दोनों के हम अलग अलग दो ग्राफ्स बना सकते हैं। ठीक, अब ये देखो हम ग्राफ बना के देखते हैं। तो मैंने आपके लिए स्केल लाया है आज, तो ग्राफ बनाते हैं एक बार। देखो ग्राफ कैसे बनते हैं। तो यहां हम ठीक सा ग्राफ बना लेते हैं। एक लाइन ये ले ली, एक ये ग्राफ। ठीक है, हम एक और बना लेते हैं। मुझे उम्मीद है ये सीधा बना होगा, मेरे से कभी आज तक सीधी चीज नहीं बनी। ये ठीक। अब आप ये देखो कि इस ग्राफ को मैं बोल रहा हूं ये कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। ठीक है, और ये हमारा रिएक्टेंट्स के लिए है। ठीक, ये भी सेम ग्राफ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है यहां, सिर्फ बस प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो अगर आप बनाओगे, अगर आप इसमें कर्व ड्रा करोगे तो आपको ये पता है कि रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ घटती है। तो अगर मैं बोलूं स्टार्टिंग में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कुछ यहां थी, कुछ यहां थी। ठीक है, टाइम के साथ ऐसे घटती है, ऐसे हो जाता है ग्राफ। ठीक, ये आपको देखना है। अब देखो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ती है तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ठीक, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखो ये ग्राफ सीधा क्यों नहीं आया, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा क्यों आया, इसका रीजन देखो। देखो आपको पता है कि मैंने आपको क्या बताया था कि स्टार्टिंग में जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होती है उस टाइम रिएक्शन ज्यादा तेज होती है। ठीक है, हमने ये देखा था कि रेट जो है कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, जितनी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है उतनी रिएक्शन तेज होती है। तो यहां भी वही चीज शो हो रही है। ये ग्राफ यहां से ऐसे नीचे इसलिए आ रहा है कि स्टार्टिंग में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी, उस टाइम जो है कॉन्सेंट्रेशन तेजी से घट रही है। ठीक है, तेजी से घट रही है तो रिएक्शन तेजी से आगे जा रही है। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन आस्ता आस्ता घट रही है, मतलब रेट आस्ता आस्ता कम हो रहा है, ये दिखा रहा है। ठीक, क्योंकि आपको पता है कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम को अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल हमें रेट का ही पता चलता है ना, कि कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम से रेट ही होता है, वो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम रेट होता है। ठीक, तो अगर हम यहां से इस कर्व को देखें, ये ऐसी क्यों है, यहां से ऐसी क्यों है, ऐसी क्यों नहीं, तो ऐसी इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है तो रेट जो होता है वो तेजी के साथ बढ़ता है। तो यहां से ये कर्व ऐसे जो ये दिखा रही है तेजी के साथ बढ़ रहा है, आस्ता 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 कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है। देखो कम हो रही है, ठीक है, कम हो रही है आस्ता आस्ता कॉन्सेंट्रेशन, तो फिर रेट भी कम हो रहा है, तो ये ऐसे होता जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब है ये आस्ता आस्ता रेट कम होता जा रहा है। तो इसमें भी वही चीज है, यहां से कर्व सीधी है, आगे से ऐसे क्यों हो गई, क्योंकि यहां स्टार्टिंग में रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है तो प्रोडक्ट भी जल्दी जल्दी बनते हैं। तो बस वही है, यहां से जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बने, रेट ज्यादा था, आस्ता 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 जैसे रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, प्रोडक्ट्स की भी कम हो जाएगी। फिर जैसे रिएक्टेंट के ऊपर प्रोडक्ट डिपेंड करता है, तो रिएक्टेंट कम हो गए तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन आस्ता आस्ता कम हो जाएगी। ठीक, ये दोनों ग्राफ हैं। अब ये देखो कि हम ग्राफ से रेट को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक, तो अगर हम बोलें हमें करना क्या है, हमें एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट दोनों ही ग्राफ से निकालने। कैसे निकाल सकते हैं वो देख लो, बिल्कुल सिंपल है, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है इसकी। ठीक, तो देखो पहले हम सीखते हैं यहां से एवरेज रेट निकालना, इस ग्राफ से फिर इस ग्राफ से, दोनों से ही एवरेज रेट भी निकालेंगे, दोनों से ही हम इंस्टेंटेनियस रेट को भी निकालेंगे। ठीक, बिल्कुल सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो स्लोली स्लोली हम चलेंगे, पेशेंस रखना है आपको। तो अब आप ये देखो, सपोज यहां हमारे पास रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, तो यहां हमारे पास पहले कॉन्सेंट्रेशन थी R1। ठीक है, R1 कॉन्सेंट्रेशन थी इधर। ठीक है, और इस R1 कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम यहां से देखें तो एक R1 कॉन्सेंट्रेशन थी, इसके करस्पॉन्डिंग हमारा टाइम था। यहां से टाइम वाली एक्सिस के ऊपर ड्रा करेंगे इसको ऐसे। ठीक, मुझे ये स्केल से करना चाहिए, स्केल से कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे अच्छा दिखेगा।
देखो यहाँ सपोज रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R1 थी, उस टाइम हमारा जो टाइम था वो इतना था, ठीक है। R1 पे टाइम हमारा T1 था, ठीक। अब देखो रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने के बाद कुछ टाइम बाद सपोज रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमारे पास बन गई, यहाँ पहुंच गई, उसको बोलेंगे R2। तो इसके करस्पॉन्डिंग टाइम वाली एक्सिस पे ड्रा करेंगे, ठीक। इसके करस्पॉन्डिंग टाइम वाली एक्सिस पे ड्रा करेंगे तो यहां से लाइन ऐसे लगानी है आपको, ये, और से ऐसे, ये। तो अब R2 के करस्पॉन्डिंग टाइम T2 है, ठीक है। अब आपको यहां से ये दिख रहा होगा, देखो आपको मैंने एवरेज रेट जब बताया था, मैंने आपको बोला था एवरेज रेट होता है एक एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बीच में जो हम रेट देखते हैं, ठीक है। एक टाइम इंटरवल के बीच में जो रेट देखते हैं वो होता है एवरेज रेट। तो यहां से देखो स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन R1 थी, फिर जब टाइम, देखो ये R1 इतनी कंसंट्रेशन है, जब टाइम आगे होता गया, ठीक है। देखो R1 पे टाइम था T1, ये T1 वाली एक्सिस है, अगर आपको थोड़ा सा भी ग्राफ समझ में आता है तो समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे देखो कंसंट्रेशन घटती गई घटती गई घटती गई, R2 हो गई, तो उस टाइम देखो T2 हो गया। तो अब देखो यहाँ से टाइम बढ़ा है ना, यहाँ से T1 से T2 टाइम हो गया, बढ़ गया। तो रिएक्टेंट का ग्राफ है तो कॉन्सेंट्रेशन R1 से R2 हो गई, मतलब ये एक्सिस कॉन्सेंट्रेशन को दिखाती है, तो ये एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन घट गई, ठीक है। अब देखो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, ठीक है। आप यहां से ये निकाल सकते हो कि यहां से देखो टाइम T1 से T2 ये एक टाइम इंटरवल है, इतना टाइम इंटरवल है, इतने टाइम इंटरवल को हम बोलते हैं ना डेल्टा टी बोल देते हैं इतने को। आपको मैंने बताया था एवरेज रेट एक टाइम इंटरवल के लिए निकालते हैं, तो यहां टाइम इंटरवल T1 से T2 हो गया, तो इतना टाइम इंटरवल इसके लिए हमने लिख दिया कि चेंज इन टाइम कितना होगा डेल्टा टी। अब R1 से R2 कॉन्सेंट्रेशन हो गई, तो इतनी इतनी कॉन्सेंट्रेशन चेंज को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा आर बोलते हैं, ठीक। देखो ना ये इंटरवल हो गया ना, ये एक छोटा सा टाइम हो गया, इस टाइम में कंसंट्रेशन का इतना चेंज हुआ। तो आपको पता है अगर एक पार्टिकुलर इंटरवल के लिए हम रेट निकालते हैं, देख लो मैंने आपको कल भी बताया था, एक पार्टिकुलर इंटरवल की अगर हम रेट निकालते हैं तो वो होता है एवरेज रेट। तो हमारा पार्टिकुलर इंटरवल कितना है, ये टाइम T2 से T1, इतने टाइम में, बहुत बड़ा टाइम है, देखो यहाँ से यहाँ, तो इतने में कंसंट्रेशन इतनी चेंज हुई, तो यहाँ से हम इसको बोलेंगे डेल्टा टी, इसको बोलेंगे, इतने पार्ट को बोलेंगे डेल्टा आर, ठीक। तो यहाँ से हम निकालेंगे एवरेज रेट, ठीक है। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो कि आर एवरेज क्या होगा, आर एवरेज इज इक्वल टू, देखो कंसंट्रेशन घट रही है ना, तो एवरेज रेट वही लिख लो, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ आर वेरिड बाई डेल्टा टी, माइनस में आएगा। और ये बराबर किसके आएगा, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि देखो कंसंट्रेशन में क्या चेंज आ रही है, R1 से R2 हो रहा है, ठीक। और टाइम में क्या चेंज हो रहा है, T1 से T2। तो यहां एवरेज रेट कितना होगा, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, देखो डेल्टा आर इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन, तो माइनस तो पहले है ही, तो माइनस वही होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ चेंज कैसे लिखेंगे, R1 से R2 जा रहा है तो चेंज लिखेंगे R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन लिखते हैं ना चेंज, ठीक है। इसको बड़ी ब्रैकेट में रख लेंगे, डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम क्या होता है, T2 माइनस T1। तो ऐसे हम ग्राफ से एवरेज रेट निकाल सकते हैं। सपोज अगर हमें R1 की वैल्यू यहाँ दी है, R2 की वैल्यू यहाँ दी है, ऐसा ग्राफ दिया है, T1 की वैल्यू T2 की वैल्यू दी है, ग्राफ दिया हुआ है, तो हम एवरेज रेट यहाँ से निकाल सकते हैं, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी लगाएंगे। तो होता क्या है, कुछ भी नहीं होता, वही पहले जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, तो वही R2 माइनस R1, मतलब यहाँ से यहाँ कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है तो R1 से R2 जा रही है, तो चेंज कैसे निकालेंगे, R2 माइनस R1 करेंगे, ठीक है। वही डेल्टा आर की वैल्यू जो हमने पहले निकाली थी वो यहाँ रख दी, और डेल्टा टी कैसे निकालेंगे, T2 माइनस T1। तो वैल्यू कहाँ से आएगी, जब ग्राफ दिया होगा आपको तो वैल्यू यहाँ होगी ना R1 की, कुछ आपको पता है ग्राफ में यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यूज होती हैं, यहाँ भी कुछ ना कुछ वैल्यूज होती हैं, तो बस वही वैल्यूज आपको पुट करनी है, ऐसे ग्राफ से आप एवरेज रेट निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह देखो, इसी तरह ये प्रोडक्ट वाला ग्राफ है, ये रिएक्टेंट वाला ग्राफ है, मतलब ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ये प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। यहां भी आप सेम टू सेम ऐसे ही निकाल सकते हो। तो आपको पता है प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, तो हम बात कर लेते हैं कि स्टार्टिंग में सपोज रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन थी कितनी, इतनी थी, ठीक है, ठीक। यहां मैं लिख देता हूं, ये ऐसे बनाऊंगा, और फिर आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी, नहीं, प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है ना,
तो बढ़ने वाला ग्राफ आ जाएगा। अब मैं मान रहा हूं कि यहां पहले प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन P1 थी, ठीक, उस टाइम T1 था। अब जब टाइम T1 से T2 हो गया, यहां टाइम T2 हो गया, तो इसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो गई P2। देखो बढ़ रही है। यहां से हमने नीचे से इसलिए ड्रा किया क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ रही है ना, आपको दिख रहा है ग्राफ इंक्रीज जा रहा है, ठीक है, इतना तो आपको आता ही होगा। अब देखो P1 P2 कंसंट्रेशन यहां P1 से P2 गई, तो P1 से P2 चेंज हुआ ना, तो डेल्टा P लिखेंगे इसको, ठीक। टाइम T1 से T2 हो गया, तो इतने पार्ट को हम बोलेंगे डेल्टा T, ठीक। तो अब हम इसके लिए एवरेज रेट कैसे लिखेंगे? R एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T, और यहां प्लस का साइन होता है, और ये बराबर किसके होता है? P2 माइनस P1, ठीक है, डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। तो यहां से ऐसे हम एवरेज रेट निकालते हैं ग्राफ से। अब देखो आप बोलोगे नहीं ये वैल्यूज कहां से आएंगी, तो वैल्यूज आपको पता है, जैसे टाइम इधर चलता रहता है ना, 0 1 2 3 4, ऐसे यहां भी 0 1 2 3 4 ऐसे ग्राफ चलता रहता है। तो इस पॉइंट पे अगर आपको ग्राफ दिया होगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू दी होगी ना, तो आपसे ग्राफ देख के एवरेज रेट पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप एवरेज रेट आराम से निकाल सकते हो। ऐसा ग्राफ आपके सामने होगा तो आप यहां से P1 P2 की वैल्यू पुट कर लोगे। देखो यहां डेल्टा P का मतलब है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो स्टार्टिंग में इनिशियल P1 थी, मतलब इनिशियल P1 थी, फाइनल P2 थी, तो P2 माइनस P1। यहाँ टाइम इनिशियल T1 था, बाद में T2 हो गया, तो T2 माइनस T1 करेंगे, डेल्टा T की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ प्लस साइन ही आएगा क्योंकि प्रोडक्ट है। सिंपल चीज है, वही पहले वाला है, सिर्फ ग्राफिकल से थोड़ा सा रिपीट करना है। मुझे उम्मीद है इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो ये तो था ग्राफ से क्या निकालना, एवरेज रेट निकालना। अब ग्राफ से इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकाल सकते हैं? देखो आपको अभी क्लियर हुआ होगा ना कि एवरेज रेट क्या होता है। एवरेज रेट होता है एक पार्टिकुलर टाइम इंटरवल के बीच में जब हम रेट निकालते हैं। तो यहाँ देखो जब हमने एवरेज देखा तो हम यहाँ T1 T2 टाइम, इस टाइम इंटरवल के रेट की बात कर रहे हैं। ये आप कहीं भी निकाल सकते हो, यहाँ भी निकाल सकते हैं, यहाँ कहीं पे भी, ठीक। अब देखो यहाँ भी वही चीज़ एवरेज है, तभी इतने टाइम इंटरवल की बात हो रही है। तो इंस्टेंटेनियस क्या होगा? हम एक काम करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट के लिए हम ये दोनों ग्राफ फिर से ड्रा करते हैं, ठीक है, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक। देखो यहाँ भी समझ सकते हैं हम, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ना ऐसे उल्टा सीधा हो जाएगा, आपको क्लियर नहीं होगा। तो आप एक काम करो, अपनी नोटबुक के ऊपर दो ग्राफ और ड्रा कर लो, बिल्कुल सिंपल सिंपल, जल्दी जल्दी आपको करना है। ऐसे रख लो स्केल, ठीक है, स्केल रखा, ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन, ठीक है। टेढ़ा हो गया है लेकिन चलेगा, चलो यहां रख लो एक लाइन ऐसे, टेढ़ी लाइन हो गई, और एक लाइन रखेंगे ऐसे। और बिल्कुल सिंपल, आपको जैसे ऊपर वाले ग्राफ ड्रा किए वैसे ही करने हैं ड्रा, ठीक है। ये ग्राफ जो है, ठीक, ये देखो यहां कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखेंगे वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ठीक। यहां कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे वर्सेस टाइम। और आपको पता है रिएक्टेंट वर्सेस का ग्राफ कैसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है, ठीक। और प्रोडक्ट वाला ग्राफ कैसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है, ठीक, ऐसा होता है। अब आपसे कोई बोल दे कि इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, तो ग्राफ से आपको पता चल गया कि अगर इतने टाइम इंटरवल में रेट देखेंगे तो वो होगा एवरेज रेट, जिसकी वैल्यू हमने ग्राफ से निकाली, बस यहां से वैल्यू उठा के पुट करेंगे। अब अगर आपसे बोल दे कोई इंस्टेंटेनियस रेट, तो उसका मतलब ये हो गया, देखो उसका मतलब ये हो गया, देखो यहां टाइम जा रहा है, ध्यान से समझो, यहां टाइम आगे मूव कर रहा है। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब है अगर मैं बोल दूं मुझे इस टाइम पे रेट बता दो, या फिर मुझे इस टाइम पे रेट बता दो, ठीक, एक पार्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, एक पार्टिकुलर, सपोज इस टाइम पे रेट बता दो, इस टाइम पे रेट क्या होगा। अब देखो अगर मैं बोलूं इस टाइम पे मुझे रेट बता दो, इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है। यहां मैं बोल रहा हूं T1 से T2 के बीच में मुझे रेट बताओ, तो ये एवरेज रेट। अगर मैं बोलूं इस टाइम पे बता दो, या प्रोडक्ट के ग्राफ में बोलूं मुझे इस टाइम पे रेट बता दो, तो क्या होगा रेट, ठीक। तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है वो देख लो, सिंपल काम करना पड़ता है, कुछ खास नहीं है, आपने पहले फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। सपोज अगर मुझे बताना है, मैं यहां लिख देता हूं एक लाइन कि अगर मुझे बताना है इस टाइम पे रेट, ठीक है, मतलब ये जो एक पार्टिकुलर टाइम में इस टाइम पे मुझे रेट बताना है, तो मैं करूंगा क्या, मैं इस टाइम को ऊपर कनेक्ट कर लूंगा, यहां से लाइन ड्रा कर लूंगा इसके साथ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक टेंजेंट ड्रा करूंगा, ठीक है। सपोज ये टाइम T है, इस टाइम पे मुझे बताना है, ठीक। टेंजेंट ड्रा करूंगा। टेंजेंट होता क्या है? टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो इस पॉइंट को जस्ट टच करे, ठीक है। तो टेंजेंट ड्रा करेंगे, यहां देखो
सपोज यहां मैं लाइन ड्रा कर रहा हूं टेंजेंट ऐसे, ये छोटा सा एक टेंजेंट ड्रा कर लेना है आपको ऐसे। अब देखो, अब क्या करना है, अब इस टेंजेंट का आपने एक ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल कैसे बनेगा, यहां से देखो, यहां से अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ज्वाइन कर दूं यहां से ऐसे, और ऊपर से मैं नीचे ज्वाइन कर लूं यहां से, ठीक, यहां से नीचे कर लूं ऐसे, ये आप देखना अपनी बुक के ऊपर बना हुआ है, आपकी बुक के ऊपर ये। तो ये एक छोटा सा मैंने ट्रायंगल बना दिया। अब देखो, अब आपको करना क्या है, अब आपको ये वाला पार्ट जो है इसको, ये हमारा डी आर है, ठीक, और ये वाला जो पार्ट है देखो, इतना पार्ट जो है इसको डी आर बोलेंगे, इतने पार्ट को बोलेंगे डी टी, ठीक। अब आपको पता है इंस्टेंटेनियस रेट कैसे लिखते हैं, डी आर डिवाइडेड बाई डी टी, ऐसे ही लिखते हैं। तो ये होता क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट माइनस लगा के ऐसे लिखते हैं। तो ये होता क्या है, ये होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है, ठीक। y2 माइनस y1 है क्या चीज, यहाँ ये y एक्सिस है, ये वाली कॉन्सेंट्रेशन वाली एक्सिस, ये हमारी नीचे वाली x एक्सिस है, तो x एक्सिस हमारी टाइम वाली एक्सिस है। तो ये आप अगर चेक करोगे तो यहां से आप ये देख सकते हो y एक्सिस में यहां से यहां ये y1 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट y2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ग्राफ में वैल्यू दी होगी तो ये वैल्यू और ये वैल्यू ये होगी, ठीक। और इसी तरह टाइम की क्या होगी, टाइम, अब आपको टाइम इस टाइम पे निकालना था ना, इस टाइम पे, तो इस टाइम पे आपने टेंजेंट ड्रा करके ये ट्रायंगल बनाया ना, तो इस टाइम के लिए आपके पास टाइम की वैल्यू यहां से यहां है, मतलब ये और ये यहां से यहां ऐसे, ये टाइम आपका हो जाएगा, मतलब t1 हो जाएगा, इसको t2 बोल दोगे, या फिर x1 मतलब x1 x2 बोल दोगे। तो आपको अगर निकालना होगा तो यहां से आप क्या करोगे, ये वाला माइनस ये वाला ऊपर लिखोगे, और ये वाला माइनस ये वाला, ये वाला माइनस ये वाला नीचे लिखोगे। तो ऐसे करके इस पॉइंट के ऊपर आपका लग जाएगा, मतलब आपका इंस्टेंटेनियस रेट आपको मिल जाएगा इस पॉइंट पे। ऐसे करना है आपको ट्रायंगल बना के, ठीक है, y2 माइनस y1, और ये इज इक्वल टू ये वाला जो पार्ट होता है इसको स्लोप भी बोलते हैं। और इसमें आपको पता है लाइन ऐसे है ना, ये ऐसे है ना, लाइन नीचे की तरफ जा रही है, तो यहाँ स्लोप माइनस होता है। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इंस्टेंटेनियस रेट जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो इस रिएक्टेंट वाले ग्राफ में इंस्टेंटेनियस रेट इक्वल टू माइनस ऑफ स्लोप होता है। मतलब जब आप यहां से वैल्यू निकालोगे वो माइनस आएगी, ठीक है, माइनस ऑफ स्लोप का माइनस होता है। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप ऐसे निकालते हैं, ठीक, ऐसा भी बोल सकते हो। तो ऐसा आप यहां करोगे, इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि अगर किसी भी टाइम पे मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, उस टाइम को ऊपर कनेक्ट करके टेंजेंट ड्रा करके एक छोटा सा ट्रायंगल बनाऊंगा, फिर उस ट्रायंगल से देख लूंगा, मतलब अगर ये वाली लाइन है तो ये डी आर हो गई, ये वाली लाइन डी टी हो गई, यहाँ से वैल्यूज देख लूंगा, ये ऊपर वाली वैल्यू इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे y2, यहाँ y1, तो y2 माइनस y1 ऊपर लिखेंगे डिवाइडेड बाई ये t वाली है तो ये x एक्सिस पे जाएगा, तो यहाँ से नीचे करेंगे तो ये t x2 आ जाएगा, यहाँ x1 आ जाएगा, तो t2 माइनस t1 करेंगे, ये t2 माइनस ये वाली वैल्यू, तो t टाइम पे हमें यहाँ से इंस्टेंटेनियस रेट मिल जाएगा। ऐसे हम ग्राफ से निकालते हैं, ठीक। और आपको बस इतना याद रखना है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम वाले ग्राफ में स्लोप, इंस्टेंटेनियस स्लोप मतलब इंस्टेंटेनियस रेट जो होता है वो माइनस ऑफ स्लोप के बराबर होता है, माइनस ऑफ स्लोप, ठीक। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। यहाँ से जो वैल्यू आएगी ना, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअल में जो आएगी वो वैल्यू होगी माइनस में। यहाँ से वैल्यू जब निकालते हैं एक्चुअल में आपके सिलेबस में उतना नहीं है, अगर यहाँ से वैल्यू आती है वो माइनस में होती है, तो इसलिए ये माइनस साथ में लगाते हैं, फिर वाला रेट की वैल्यू यहाँ से प्लस में आती है, ठीक। ये आपको याद रखना है, लेकिन याद रखना है कि इस ग्राफ का स्लोप जो है माइनस होता है, माइनस स्लोप मतलब इस ग्राफ से रिएक्टेंट वर्सेस टाइम वाले ग्राफ में से जो ये वैल्यू है इसको हम माइनस ऑफ स्लोप के बराबर बोलते हैं। अब देखो अगर मुझे यहाँ कहीं निकालना हो, अगर मैं बोलूँ इस ग्राफ में बता दो, इस ग्राफ में इस टाइम पे बता दो, ठीक है, इस ग्राफ में इस टाइम पे बता दो कि इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा। सपोज ये टाइम t है, यहाँ टाइम t पे बता दो। अब आप क्या करोगे, सेम टू सेम वैसे ही टेंजेंट ड्रा करोगे, ये रखा, ठीक है। तो यहाँ टेंजेंट कैसे ड्रा करेंगे, ऐसे ऊपर से होगा ना टेंजेंट ड्रा, ऊपर वाली साइड से कुछ ऐसा टेंजेंट हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ा कर लो इसको ताकि ट्रायंगल बन पाए। अब देखो ये बड़ा कर लिया, अब आप यहां से एक ट्रायंगल बना सकते हो, ठीक। तो यहां से आपको ऐसे करना पड़ेगा, ये ट्रायंगल आप बना लोगे यहां, ठीक। तो देखो इतना ग्राफिकल मेथड आपके सिलेबस में दिया तो नहीं है, बस थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, कर लिया, ठीक है। अब देखो ऐसे आपने यहां ट्रायंगल बना लिया,
अब ये सही से नहीं बनाया, आप बुक पे देखोगे तो आपको सही लगेगा। यहाँ देखो, अगर इस टी पे निकालना है तो इतने टाइम को हम डेल्टा टी बोल देंगे, क्योंकि ये वाली एक्सिस है ना, ये वाली एक्सिस टाइम को दिखाती है, डेल्टा नहीं डी टी। ठीक है, ये वाली एक्सिस टाइम को दिखाती है, ये डी टी बोल देंगे इसको। ठीक है, ये मैंने ट्राइंगल बहुत बड़ा बना दिया है, ये छोटा सा ट्राइंगल होता है, मतलब यहां से बना लो आप, ऐसे कर लो, ऐसे करना है। ठीक, इतने इतने टाइम को आप बोल दोगे, यहां से यहां डी टी बोल दोगे, यहां से लेके यहां तक, मतलब यहां से लेके यहां तक डी टी इसको बोलोगे। और ये जो है ये हमारा आ जाएगा डी। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, क्योंकि यहां देखो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो ये टाइम मतलब इतनी जो एक्सिस है, ये एक्सिस और ये एक्सिस एक ही है, ये वाई एक्सिस है, तो ये डीपी आ जाएगा। तो ये हमारी टाइम की एक्सिस है, ये टाइम आ जाएगा। तो यहां भी हम क्या निकालेंगे, डीपी बाई डी टी निकालेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू वही होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, यही होगा। ठीक है, तो y2 मतलब यहां से यहां ये वाला जो पॉइंट है, यहां से इधर करेंगे तो ये वैल्यू यहां लिखेंगे, इधर से करेंगे तो ये वैल्यू यहां आएगी। ठीक है, तो इसको हम y2 बोल सकते हैं, इसको y1 बोल सकते हैं। और यहां से देखो, इस ट्राइंगल से इसको नीचे खींचेंगे तो यहां से x1 की वैल्यू आ जाएगी, यहां से हमारी x2 की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे करेंगे। ठीक, x2 मतलब टाइम की एक्सिस की बात हो रही है, x1 को आप t1 भी लिख सकते हो, यहाँ t2 भी लिख सकते हो। ये वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा, और ये जो वैल्यू होती है इसको स्लोप बोलते हैं। और आपको पता है ये ग्राफ इधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका स्लोप क्या होगा, प्लस। ठीक, तो इसमें आप ये बोल सकते हो कि जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है, यहाँ स्लोप जो होता है वो प्लस होता है। इस ग्राफ का स्लोप प्लस होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ इस ग्राफ का स्लोप नेगेटिव होता है। इतनी ज़्यादा टेंशन आपको यहाँ नहीं लेनी है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप मेरे से पूछ सकते हो, आप अपनी बुक पे एक बार चेक कर लो तो वहाँ भी यही लिखा हुआ होगा। ठीक है, ऐसा आपको देखना है, बस पता होना चाहिए कि इस ग्राफ में इतना माइनस होता है। बाकी आपकी बुक में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, आपके सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ कि इस मेथड को बहुत ज़्यादा डिटेल में कराना है, ऐसा कुछ नहीं। बस ये आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है। एवरेज कैसे निकालना है, तो किसी भी पॉइंट पे, ग्राफ पे किसी भी पॉइंट पे हमने इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालना है। एवरेज तो वैसे आपको पता चल गया। यहाँ हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रा करके ट्रायंगल बना के ट्रायंगल की साइड्स को कंपेयर करते हैं एक्सिस से, तो वहाँ से कर देते हैं। ठीक है, ऐसा आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दिमाग में रखना है, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं सोचना। ठीक, तो ये हम अभी यहाँ तक ही रखते हैं, फिर हम अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं, आज के टॉपिक के ऊपर। तो अगर आपसे कोई बोल दे एक ही ग्राफ में दोनों बना लो, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, एक ही ग्राफ में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दोनों दिखाओ, तो कैसे करोगे। यह आ गया रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का ग्राफ, यह आ गया प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का ग्राफ, ये प्रोडक्ट ये रिएक्टेंट, ऐसे भी दिखाया जा सकता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। अगर प्रॉब्लम कोई भी आ रही है तो आप मेरे से टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। ठीक, अभी हम हटाते हैं इसको। ठीक है, ये आप लिखना है तो आप लिख सकते हो इसको। आपको एग्जाम में यहाँ से कुछ नहीं पूछने वाले, बस इतना पूछ सकते हैं कि रिएक्टेंट वर्सेस टाइम के ग्राफ में इंस्टेंटेनियस रेट जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो माइनस ऑफ स्लोप के बराबर होता है। तो यहाँ प्लस ऑफ स्लोप के बराबर होता है। और निकालते कैसे हैं, स्लोप इज इक्वल टू ये होता है। ठीक, स्लोप का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो करें इसको साफ, फिर हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर। तो लिख लो आप आज का पहला टॉपिक, और वो है ये वाला। ठीक है, ये हमें देखना है रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो आज के सिर्फ 2 ही टॉपिक्स हैं, बहुत जल्दी ही कवर होने वाले हैं, लेकिन हम क्वेश्चंस ज़्यादा करेंगे, कम से कम 8-10 क्वेश्चंस तो करेंगे, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है लेक्चर लेंथी हो जाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी कवर करने की। देखो हमारा पहला टॉपिक ये है, तो आप अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लो आज का टॉपिक रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम एक एक वर्ड समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम ये देख लेते हैं कि रेट लॉ एक्सप्रेशन का क्या मतलब है। देखो पहले आप ये समझो रेट लॉ एक्सप्रेशन का क्या मतलब है। ठीक है, देखो रेट लॉ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन आपको पता है, एक्सप्रेशन बोलते हैं जो हम कोई फार्मूला वगैरह डिराइव करते हैं ना, या कोई इक्वेशन डिराइव करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, अब देखो रेट लॉ एक रेट लॉ है, मतलब रेट के लिए एक लॉ होता है। ठीक है, वो हमें पढ़ना पड़ता है। तो आपको पता है एक लॉ अगर हम पढ़ते हैं तो उसका कुछ ना कुछ बेसिक फार्मूला होता है। ठीक है, मतलब हम पहले बोलते हैं ना ऐसा, स्टेट एंड एक्सप्लेन एक कोई
कॉमन सा लॉ कोई भी बोल दो, जैसे स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, या कोई और बोल दो। तो एक लॉ की डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम उसका एक मैथमेटिकल फार्मूला पढ़ते हैं, तो वैसा ही होता है रेट लॉ। रेट के लिए एक लॉ होता है। तो अब देखो, आपकी जो बुक है उसके ऊपर रेट लॉ एक्सप्रेशन भी किसी किसी बुक में लिखा हुआ मिल सकता है, किसी किसी बुक में सिर्फ रेट लॉ भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है, किसी किसी बुक में रेट एक्सप्रेशन भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक। अब वो तीनों की तीनों चीजें ही एक हैं। अब रेट लॉ एक्सप्रेशन का मतलब है कि हम पढ़ेंगे रेट लॉ, ठीक है, लेकिन उसकी कोई मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ेंगे और कुछ नहीं, ठीक। तो आपको अगर कोई बोल दे रेट लॉ क्या होता है, या फिर रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है, या रेट एक्सप्रेशन क्या होता है, सारी ही चीजें सेम है। अब आप खुद ही देखो, यहां से पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा होगा। रेट लॉ एक्सप्रेशन का मतलब है कि रेट लॉ की एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब फार्मूला, ठीक है, वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। सिर्फ रेट लॉ आ जाए तो उसकी जगह भी यही लिखोगे, ठीक। ये होता है रेट लॉ एक्सप्रेशन का मतलब। अब देखो हम पढ़ेंगे कैसे इसको। तो जैसे हम पढ़ते हैं, एक बार ओट लाइन समझते हैं, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्लस रेट लॉ, दोनों की ही ओट लाइन समझेंगे। उसके बाद हम लिख लिख के एक एक पॉइंट करके पूरे तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक। मुझे उम्मीद है आप सब्र रखोगे और हेडफोन लगा के आराम से देखोगे, ठीक है। तो देखो रेट लॉ होता क्या है, ठीक। देखो जैसे ही हम यहाँ टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ, मतलब रेट लॉ एक्सप्रेशन ऊपर लिखेंगे टॉपिक, उसके नीचे लिखेंगे इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो आपको मैंने बताया था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। उसमें मैंने आपको बोला था कि कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें डिटेल में पढ़ने, ठीक, जैसे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वगैरह हमें डिटेल में पढ़ना है, मैंने आपको बताया था। अब देखो यहां पहला फैक्टर है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, जो हमें डिटेल में पढ़ना है। अब ये जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है ये आता कहां से है, ये इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ के आता है, ठीक। जब हम कंसंट्रेशन का इफेक्ट पढ़ते हैं, किसके ऊपर इफेक्ट देखते हैं कंसंट्रेशन का, रेट के ऊपर, ठीक। तो रेट के ऊपर जब हम कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखते हैं, वहां से निकल के आता है रेट लॉ एक्सप्रेशन, या फिर रेट लॉ निकल के आता है, ठीक। फिर हम रेट लॉ को एक्सप्लेन कर लेते हैं, मतलब उसको बोल देते हैं क्या बोलता है, ठीक। अब देखो पढ़ते कैसे, हम पढ़ेंगे कैसे, हम पढ़ेंगे मतलब ये रेट लॉ निकालने के लिए हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। और आपको ये तो पता ही है, कल मैंने आपको बताया था, एक लॉ का नाम मैंने लिया था जिसको मैंने बोला था लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक, ये मैंने कल नाम लिया था इसका। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग मैंने आपको बोला था कि ये लॉ ये कहता है कि रेट जो होता है वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के ऊपर, इतना मैंने बोला था, लेकिन मैंने आपको पूरा डिटेल में नहीं बताया। अब देखो कि यहां जब हम इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ेंगे उसमें हम बात करेंगे इस लॉ की, ठीक, ठीक है, क्योंकि देखो ये लॉ ऑफ मास एक्शन जो है ना, ये हमें बताता है कि रेट जो है वो कंसंट्रेशन मतलब पे कैसे डिपेंड करता है। देखो ऐसे बोलो, मैं थोड़ा सा गड़बड़ा रहा हूं। देखो ये लॉ ये बोलता है, लॉ ऑफ मास एक्शन ये बोलता है कि जो कंसंट्रेशन का इफेक्ट है वो रेट पे कैसे पड़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन पे कंसंट्रेशन का इफेक्ट कैसे पड़ता है, उस चीज को लॉ ऑफ मास एक्शन दिखाता है, ठीक। अब देखो हम कुछ ऐसा करेंगे, हम एक जनरल रिएक्शन लिखेंगे जिसमें ए मोल्स ऑफ ए लिखेंगे प्लस बी मोल्स ऑफ बी लिखेंगे। पहले यहां से मैं बोल रहा हूं प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक। तो अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन को यहां अप्लाई करें इस रिएक्शन पे, तो लॉ ऑफ मास एक्शन को कैसे अप्लाई करना है, ये बोलता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ये ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर ये बी, ठीक। ये जो ए और बी है इनको बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक। अब देखो ये लॉ होता है एक्चुअल में लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है, ठीक। ऐसे हम पढ़ेंगे लिख लिख के, आपको मैं बस आउटलाइन दे रहा हूं कि हम पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। यहां ही आपको सब क्लियर हो जाएगा, तो वहां एक बार आप देखोगे, आपको रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में चला जाएगा, आप बस देखते जाओ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपको, मैंने ये बोला कि हम पढ़ेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालने के लिए, रेट लॉ एक्सप्रेशन को उसकी मैथमेटिकल फॉर्म लेके आने के लिए या फिर उसकी डेफिनेशन लेके आने के लिए हम स्टार्ट करेंगे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन से, ठीक है। कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखेंगे रेट के ऊपर, ठीक। और आपको पता है कि कंसंट्रेशन का इफेक्ट रेट के ऊपर कौन बताता है, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है रेट कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है। तो अगर हम फाइनली एक रिएक्शन के ऊपर, जो हमारी ये जनरल रिएक्शन है जहां ए मोल्स ऑफ ए रिएक्ट कर रहे हैं बी मोल्स ऑफ बी के साथ और प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक। इस रिएक्शन के लिए हम लॉ ऑफ मास एक्शन को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं,
ठीक। अब देखो इस लॉ को अगर आप देखोगे तो आपको ये लग रहा होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। मतलब प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रोडक्ट है एक्चुअल में, यहाँ आपको पता है प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ ए इंटू बी रेज टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। मतलब इनकी रेज टू द पावर जो है वो इनके रिएक्टेंट के स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ये कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, इतना समझ में आया? तो आपको ये अभी इतना समझ में आ गया होगा कि कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट रेट पे कैसे पड़ता है, ऐसे पड़ता है। मतलब रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, मतलब जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के बराबर, और रेज टू पावर उनके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ये कहता है, कौन कहता है? ये कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन रेट को ऐसे बताता है, ठीक है, कि रेट कॉन्सेंट्रेशन पे ऐसे डिपेंड करता है। अब देखो, अब होता क्या है कि ऐसा होता है कि कुछ कुछ रिएक्शंस में, मतलब कुछ कुछ रिएक्शंस में ये लॉ ट्रू होता है। ठीक, मतलब बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस है जहां ऐसा ही होता है कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है कॉन्सेंट्रेशन, जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन उनके प्रोडक्ट और रेज टू पावर ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स जो यहां होते हैं। सपोज अगर मैं कोई रिएक्शन लिख रहा हूं 2a प्लस 3b, यहां से बन रहा है प्रोडक्ट। ठीक, तो सपोज इस रिएक्शन के ऊपर अगर हम इस लॉ को अप्लाई करें तो ये कुछ ऐसा होगा कि इसका रेट अगर हम लिखने की कोशिश करें, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ठीक, एक की पावर कितनी है? 2, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, तो ए के ऊपर 2 आएगा, बी के ऊपर 3 आएगा। ठीक, सपोज मैं ये लॉ ऑफ मास एक्शन इस रिएक्शन के लिए लिख रहा हूं। अब देखो, इतना आपको क्लियर हुआ कि लॉ ऑफ मास एक्शन कैसे अप्लाई होता है किसी रिएक्शन के ऊपर, ऐसे होता है। ठीक, लॉ ऑफ मास एक्शन यही कहता है कि रेट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये होता है। ठीक है, मतलब इनकी रेज टू पावर जैसे हम लिखते हैं, मैथ्स में पहले लिखते थे, बचपन में, आपको पता ही है। ठीक, तो ऐसा होता है। अब देखो, सपोज अगर मैं कोई और रिएक्शन ले लूं 2c प्लस 3d, ठीक है, प्रोडक्ट्स आपको समझाने के लिए। ठीक, ये तो इसके लिए मैं रेट लिखूं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ C इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग इस C की कंसंट्रेशन जो हमने लिखी है, इसकी पावर क्या आएगी 2, इसकी पावर क्या आएगी 3। ठीक, ये लॉ ऑफ मास एक्शन है। अब देखो, आपको इतना समझना है कि स्टार्टिंग में जब साइंटिस्ट ने इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन देखना स्टार्ट किया रेट के ऊपर, तो उन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई किया। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग यहां से देखो एक किस्म का मैथमेटिकल डेरिवेशन ही बन रही है, मैथमेटिकल फार्मूला ही बन रहा है। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये बोला स्टार्टिंग में। अब देखो, जैसे जैसे आगे एक्सपेरिमेंट्स हुए तो कुछ ऐसी रिएक्शंस देखी गई, मतलब बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस देखी गई जहां ये लॉ ट्रू नहीं था, ये लॉ ट्रू नहीं था। अब कैसे ट्रू नहीं था? सपोज अगर मैं कोई रिएक्शन ले रहा हूं, सपोज मैं ले रहा हूं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू प्रोडक्ट। सपोज ये रिएक्शन हम ले रहे हैं और मैं बोल रहा हूं कि इस रिएक्शन के ऊपर जो रेट वाला ये वाला लॉ अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो फिर साइंटिस्ट ने बोला क्या? साइंटिस्ट्स ने ये बोला कि इसका रेट जो है वो कैसे लिखो आप? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू ए नहीं है, यहाँ x है, कंसंट्रेशन ऑफ x इंटू कंसंट्रेशन ऑफ y। अब साइंटिस्ट ने बोला कि हो सकता है किसी रिएक्शन में, मतलब बहुत सारी रिएक्शंस में ऐसा होता है कि ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं यही पावर में आते हैं, यही कंसंट्रेशन की पावर में आते हैं बहुत सारी रिएक्शंस में। लेकिन बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी भी हैं जहां ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 और 3 है, ये पावर में नहीं आते। मतलब रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन तो होता है, लेकिन रेज टू पावर में ये 2 और 3 नहीं आते बहुत सी रिएक्शंस में। तो साइंटिस्ट ने बोला कि आप क्या करो, आप ये बोलो कि रेट जो है बहुत सारी रिएक्शंस में तो ये ठीक है, मतलब जो पावर में आते हैं वो इन्हीं के स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं। लेकिन बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी भी हैं जहां रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन तो होता है, लेकिन रेज टू पावर ये 2 और 3 नहीं होता, ये कोई और टर्म होती है, मतलब ये कोई और नंबर होता है। और उस नंबर को साइंटिस्ट ने अल्फा और बीटा बोल दिया। ठीक, उन्होंने बोल दिया कि रिएक्शंस के लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अल्फा बीटा क्या चीज है? अल्फा बीटा ऐसी चीज है जो हमें पता ही नहीं। अल्फा बीटा को हम एक्स और वाई भी लिख सकते हैं। आपकी बुक में इस अल्फा और बीटा को एक्स और वाई भी लिखा हुआ मिल सकता है, टेक्स्ट बुक पे एक्स वाई लिखा हुआ है, मैटर नहीं करता है। ठीक, किसी और बुक पे अल्फा और बीटा लिखा हुआ है।
ठीक, अब देखो आपको समझ के आया कि लॉ ऑफ मास एक्शन से हम इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन देखते हैं। बहुत सारी रिएक्शंस के ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन डायरेक्ट अप्लाई होता है। ठीक, जहां रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स होता है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू पावर ए और बी, और ए और बी क्या होते हैं? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं, जो यहां लगे हुए हैं डायरेक्ट वही लिख देते हैं। लेकिन बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी भी साइंटिस्ट ने देखी जहां ऐसा नहीं होता। तो जब हम रेट लॉ लिखते हैं, मतलब रेट लॉ नहीं है, ये लॉ ऑफ मास एक्शन है, इसको जब हम अप्लाई करते हैं तो जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हैं, उनका प्रोडक्ट तो हम लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स तो लेते हैं, लेकिन रेज टू पावर ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स नहीं होते। ऐसा भी बहुत सारी रिएक्शंस में देखा गया। तो साइंटिस्ट ने बोल दिया कि ऐसे केसेस में आप क्या करो, आप ऐसे लिखो, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स तो लिखा, लेकिन उनके ऊपर जो पावर है उनको अल्फा और बीटा कर दो। अब ये अल्फा और बीटा क्या है? ये अल्फा और बीटा को उन्होंने जनरली बोल दिया अल्फा एंड बीटा, ये जो है ये इज इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हो भी सकते हैं किसी किसी रिएक्शन में। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो भी सकते हैं और मे नॉट, नहीं भी हो सकते। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? जो रिएक्शन के पीछे यहां लगे हुए हैं। ठीक, ऐसा बोल दिया। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो क्या बोला था साइंटिस्ट ने? साइंटिस्ट ने देखा बहुत सारी रिएक्शंस में कि जब हम रेट को चेक करते हैं तो रेट स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनके ऊपर डिपेंड नहीं करता। यहां उन्होंने कुछ और लिख दिया। उन्होंने बोला कि ये हो सकता है कि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ना हो, कुछ और हो, तो उस चीज को हमें पता नहीं है कि है क्या। उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए साइंटिस्ट ने अल्फा और बीटा बोल दिया। ठीक है, अब साइंटिस्ट ने साथ में ये बोला कि फाइनली जो टर्म बोली, फाइनली उन्होंने ये बोला कि आप क्या करो कि रेट जब लिखते हैं तो रेट मतलब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये वाला लिखते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करके, ये लिखते हैं, उस टाइम आप ऐसा ना लिखो, क्या ना लिखो, मतलब आप मोलर ये जो कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है ना, देखो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन है दोनों। साइंटिस्ट ने बोला इनके ऊपर आप अल्फा और बीटा लगाओ, मतलब ये जो पावर है ये अल्फा और बीटा लिखो। ये अल्फा और बीटा जो है ये वाली हो भी सकती है और किसी किसी रिएक्शन में नहीं हो सकती। तो ऐसी एक जनरल एक्सप्रेशन बना ली उन्होंने। ऐसी जनरल एक्सप्रेशन को उन्होंने रेट लॉ बोल दिया। ठीक, ऐसी जनरल एक्सप्रेशन को रेट लॉ बोल दिया, ऐसी जनरल एक्सप्रेशन को रेट लॉ एक्सप्रेशन बोल दी। ठीक है, और उन्होंने बोला कि ये जो अल्फा और बीटा है, ये अल्फा और बीटा है, ये सारी की सारी रिएक्शंस के लिए स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के बराबर नहीं होता। ठीक, तो मोस्टली ये जो अल्फा और बीटा है इसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं। अल्फा एंड बीटा जो है इन दोनों को हम एक्सपेरिमेंटली चेक करते हैं। ठीक है, इनको डायरेक्ट हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से नहीं देख के बता सकते। बैलेंस्ड इक्वेशन यही होती है ना, आपको पता है बैलेंस्ड इक्वेशन यही होती है जिसके पीछे 2, 3 कुछ नंबर लिखे होते हैं। तो साइंटिस्ट ने बोला कि ये जो रेट है किसी रिएक्शन का, वो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स तो होता है, लेकिन उसके ऊपर जो रेज टू पावर है वो हम सीधा सीधा यहां से उठा के नहीं लिख सकते। ठीक है, यहां से उठा के नहीं लिख सकते। ठीक, और ये जो यहां से 2 और 3 है, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आता है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से उठा के नहीं लिख सकते। अल्फा और बीटा जो हमने लगाया, यहां जो चीजें आती हैं, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, बीटा की वैल्यू होगी, ये हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। ये साइंटिस्ट ने बोला। ठीक है, अब देखो, अब आपको ये समझना है कि ये जो फाइनली एक क्या चीज है, ये एक जनरल एक्सप्रेशन आई। जनरल मतलब एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ना, ये मैथमेटिकल फार्मूला है। ये जनरल फार्मूला जिसमें रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू पावर अल्फा एंड बीटा है। अब ये अल्फा और बीटा जो है ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है किसी किसी रिएक्शन में, और नहीं भी हो सकता। ऐसी एक्सप्रेशन को उन्होंने क्या बोला, इस एक्सप्रेशन को बोला रेट लॉ। ठीक, और उन्होंने बोला कि यहां अल्फा और बीटा को हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। हमेशा अल्फा और बीटा जो है वो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख के नहीं बता सकते कि अल्फा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू क्या है। अब आपको यहां से समझ में आया होगा कि लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ में क्या फर्क है। देखो, अप्लाई तो लॉ ऑफ मास एक्शन किया था। ठीक है, स्टार्टिंग में रेट का इफेक्ट मतलब कंसंट्रेशन का इफेक्ट रेट के ऊपर देखने के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई किया। ठीक, लेकिन निकाला क्या वहां से, निकाला वहां से रेट लॉ। तो मुझे उम्मीद है आपको यहां से ही क्लियर हुआ होगा। आपको यह क्लियर हुआ होगा कि साइंटिस्ट ने स्टार्टिंग में कुछ रिएक्शंस के ऊपर क्या किया, लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई किया। तो उन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन ये होता है, बस और कुछ नहीं। लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ये होता है लॉ ऑफ मास एक्शन। ऐसा अप्लाई करके बहुत सारी रिएक्शंस के ऊपर अप्लाई करके देखा। ठीक, फिर फाइनली जो डिसीजन साइंटिस्ट ने लिया वो लिया ये वाला।
ठीक, देखो ये भी एक किस्म का लॉ ऑफ मास एक्शन जैसा है, लेकिन इसमें फर्क क्या है? लॉ ऑफ मास एक्शन में ये जो रेज टू पावर है ना, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के बराबर है, मतलब यहाँ ए यहाँ बी है। लेकिन लॉ ऑफ रेट लॉ, जो रेट लॉ है, रेट लॉ में क्या है? रेट लॉ में ये जो रेज टू पावर है ये अल्फा और बीटा के बराबर है। अल्फा और बीटा का मतलब है ये जो, मतलब है तो प्रोडक्ट ऑफ concentration ऑफ रिएक्टेंट्स ही, मतलब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ concentration ऑफ रिएक्टेंट्स है, लेकिन रेज टू पावर अल्फा और बीटा लिख दिया। अब ये अल्फा और बीटा ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इस लॉ को बोल दिया रेट लॉ। ये होता है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन से ही रेट लॉ को निकाला है। तो ये जो ऐसी इक्वेशन आएगी हमारे पास, इसको हम बोलेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन। मुझे उम्मीद है आपको यहां तक ही क्लियर हुआ होगा। और मैं यहां से आपको बता देता हूं एक और चीज कि ये जो अल्फा और बीटा है, ये साइंटिस्ट ने बोला कि अल्फा और बीटा जो है ये कैसे डिटरमाइन किए जा सकते हैं? एक्सपेरिमेंटली। ठीक, एक्सपेरिमेंटली किए जा सकते हैं। तो आप लिख सकते हो, यहां लिखना नहीं है अभी मैं लिखवाऊंगा आपको। अल्फा एंड बीटा जो है इनको कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है? एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, और ये जो अल्फा और बीटा है, अल्फा प्लस बीटा अगर हम करेंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो अल्फा और बीटा कहां आते हैं? अल्फा और बीटा आते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन में। ये रेट लॉ है। अगर हम अल्फा प्लस बीटा करेंगे, अल्फा प्लस बीटा करके जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट लॉ एक्सप्रेशन सेम चीजें, रेट लॉ से ऑर्डर निकलता है। तो रेट लॉ के अंदर अल्फा प्लस बीटा को, अगर हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखेंगे तो उस वैल्यू को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब कुछ भी नहीं है, यहां से कोई नंबर आता है, यहां से कोई नंबर आएगा, जैसे 1 2 3 4 कोई नंबर आएगा, हम बोलेंगे कि इस नंबर पे ये रेट जो है, मतलब इन नंबर्स पे यहां से रेट जो है वो डिपेंड करता है एक्चुअल में, मतलब कॉन्सेंट्रेशन के इन नंबर पे डिपेंड करता है। अब देखो अल्फा किसके ऊपर है? अल्फा जो है हमारा एक्स के ऊपर है। तो अल्फा हम बोलते हैं कि अल्फा जो है वो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। ठीक, और बीटा क्या है? वाई के ऊपर है, तो इसको बोलते हैं ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब देखो इसका मतलब क्या है? अल्फा और बीटा है क्या है? तो ये रेज टू पावर में ना, तो रेज टू पावर का मतलब है कि यहाँ या तो 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा। तो यहाँ से हमें एक्चुअल में इन अल्फा और बीटा को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करके पता चलता है कि रेट जो है इन कॉन्सेंट्रेशन की कितनी पावर पे डिपेंड करता है। ठीक, अल्फा और बीटा जो है इनको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, इन दोनों को प्लस करके। अल्फा सिर्फ जो है वो एक्स के ऊपर है, तो इसके ऊपर अल्फा है, तो इसको बोलेंगे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और बीटा को बोलेंगे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये तो सिर्फ जनरल था, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ ही क्लियर हुआ होगा। अभी हम सारा लिख के पढ़ेंगे। ठीक है, सारे नोट्स आपको बनवा रहा हूं अभी मैं। ठीक है, बनाने लगा हूं, बस इसको साफ करके आगे। ठीक, तो इतना आपको अगर समझ में आया तो एक लाइक आप जरूर करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो करें साफ इसको, फिर आगे चलते हैं, एक वर्ड करके समझते हैं। तो जैसे जैसे मैंने आपको समझाया वैसे वैसे ही चलना है। ठीक है, अभी आप फ्री होके आराम से लिख सकते हो। ठीक है, समझ तो आपको आ गया पहले ही। देखो यहां ऊपर आपने टॉपिक लिखा है ना, रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो यहां नीचे पहले क्या लिखोगे? इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन लिखोगे। तो मैं लिख देता हूं, हम क्या देखने जा रहे हैं? इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट देखने जा रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। ठीक है, आपको पता ही है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से रेट बढ़ता है, वो तो हमने पढ़ा था। ठीक, तो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रेट कैसे इफेक्ट करता है, मतलब कैसे डिपेंड करता है, उसको एक्चुअल में किसने स्टडी किया था? लॉ ऑफ मास एक्शन ने अभी आपको बताया। ठीक, तो आप लिखोगे द इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। मैं यहां लिख देता हूं, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप साथ साथ लिखो इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन रेट ऑफ द रिएक्शन was studied by applying, कौन सा लॉ अप्लाई किया था? by applying law of mass action। ठीक है, law of mass action। ठीक, इतना आपको लिखना है। देखो बिल्कुल सिंपल है। कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट जो है वो रेट के ऊपर किसने स्टडी किया था? कौन से लॉ को अप्लाई करके स्टडी किया था? लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करके स्टडी किया था। ठीक है, अब देखो ये लॉ ऑफ मास एक्शन कहता क्या है,
उसको हम लिखते हैं ब्लू पेन से। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रुको हम ब्लैक से लिखते हैं। अकॉर्डिंग, दिख रहा है आपको, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। मास एक्शन क्या कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन? कुछ भी नहीं कहता है, आपने इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में भी पढ़ा है ये, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, तो क्या बोलता है लॉ ऑफ मास एक्शन? आप लिखोगे रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ concentrations या concentration of reactants raised to power, concentration of reactants, ठीक है, ऐसे लिख लो, with each concentration term, with each concentration term raised to power, with each concentration term raised to power या फिर raised to the power equal to stoichiometric coefficient, raised to the power equal to stoichiometric, ठीक है। इस स्टोइशियोमेट्री को कुछ लोग स्टेक्योमेट्रिक भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो प्रोनाउंसिएशन है इसकी वो स्टोइशियो है, स्टोइशियो, ठीक है, STOICHIO, देखो CHI जो है शी की आवाज निकालता है, स्टोइशियोमेट्री, ठीक है, इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ठीक, ये आपको लिखना है, ठीक है, सिंपल चीजें हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। तो ये कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। आपको नोट्स मिल जाएंगे इसके, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 और 2 के नोट्स भी मैंने टेलीग्राम पे डाल दिए हैं। एग्जैक्ट जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ यही आपको एग्जैक्ट मिलेगा, ठीक। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आपने करना क्या है, आपने अपने हाथ से नोट्स बनाने ताकि आपको लास्ट में जो है रिवाइज करने में प्रॉब्लम ना आए, आपको ये प्रॉब्लम ना आए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे मिलेगी, कौन सी कहाँ पे, ठीक है। अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है, आपको रिजल्ट के बाद खुश होना है, ठीक है। देखो जो लोग नहीं पढ़ते ना, पूरा साल टाइम पास करते हैं, वो रिजल्ट के बाद रोते हैं, ठीक, लेकिन आपको रिजल्ट के बाद अगर खुश होना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, रिजल्ट के बाद मजे से आनंद लेना है, ठीक है, सो जाना है, तो मजे से इधर उधर देखना है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक। अगर आप ये बोलो कि हम लास्ट टाइम बस एक दिन पहले देख लेंगे तो कभी भी आप सीख नहीं पाओगे, ठीक। एग्जाम से एक दिन पहले ही अगर आपको पढ़ा जाता तो वो पूरा साल पढ़ने के लिए क्यों देते आपको, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ऐसा बनना है कि एग्जाम के बाद आपको मजा आए, ठीक है, एग्जाम के बाद आप खुश हो जाओ। पहले आपको जरूरी नहीं कि सिर्फ पढ़ना ही है, एंजॉय करो, घूमो, लेकिन साथ में पढ़ाई भी थोड़ी थोड़ी कर लो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपने लिख लिया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है। अब देखो यहां मैं लिख देता हूं कंसिडर अ जनरल रिएक्शन, कंसिडर अ जनरल रिएक्शन, ठीक है। हम एक जनरल रिएक्शन कंसिडर कर रहे हैं जिसमें A मोल्स ऑफ A रिएक्ट कर रहे हैं प्लस B मोल्स ऑफ B के साथ और बन रहे हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये हम रिएक्शन कंसिडर कर रहे हैं। अब आप अगर जो मैंने अभी आपको पहले समझाया ना, ठीक है, आउटलाइन में, वो अप्लाई करके इस रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन लिख सकते हो, ठीक है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of A into concentration of B, देखो concentration of A into concentration of B raised to power A का stoichiometric coefficient ये स्मॉल a है तो raised to power स्मॉल a, और B का stoichiometric coefficient स्मॉल b है तो B का coefficient स्मॉल b। ये कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन। अब देखो आप एक बार इसकी जो स्टेटमेंट है पढ़ो, देखो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन, देखो पढ़ो, आपको आता ही है। तो ये कहता है रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इतना समझ में आया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। देखो यहां रिएक्टेंट क्या है, ए और बी, तो इन दोनों का प्रोडक्ट लिया है हमने। और आपको मैंने पहले ही बताया ये जो ब्रैकेट हम लिखते हैं ये ब्रैकेट होती ही कंसंट्रेशन के लिए, केमिकल काइनेटिक्स में ऐसी स्केयर ब्रैकेट को कंसंट्रेशन के लिए लिखते हैं। ये ब्रैकेट ए का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ ए, ब्रैकेट बी का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक, तो इसको पढ़ते ऐसे हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, तो देखो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो इतना आपको समझ में आ गया, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये रिएक्टेंट ए है, रिएक्टेंट बी है, इनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। ठीक है, आगे देखो लिखा हुआ है विद ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज टू पावर इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब ईच कंसंट्रेशन टर्म का क्या मतलब है, मतलब अगर हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं तो कंसंट्रेशन टर्म ए हो गई, कंसंट्रेशन टर्म बी हो गई, तो दोनों ही कंसंट्रेशन टर्म जो हमने लिए ए और बी, मतलब जो रिएक्टेंट लिए हैं उनकी रेज टू पावर उनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो वही लिखा हुआ है ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज टू द पावर इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब इनकी रेज टू पावर में क्या लिखना है, इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ठीक, तो हमने लिख दिए रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू पावर इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। तो ए का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये स्मॉल ए है, बी का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ये बी है, स्मॉल बी है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, ये होता है रेट लॉ, मतलब रेट लॉ नहीं, ये होता है लॉ ऑफ मास एक्शन, यही हमने अभी सीखा ना। अब देखो ये कहता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन, जो कोई भी रिएक्शन होती है उसके लिए अगर हम रेट लिखें तो वो इसके बराबर होता है। ठीक, मतलब किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, ये कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन। अब मैंने आपको बताया कि बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस है जिनके लिए ये ट्रू भी है, मतलब उनके लिए अगर हम रेट की ये इक्वेशन लिखें, लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करके ये लिखें, तो उनके लिए रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की रेज टू पावर ए, बी की रेज टू पावर बी ही होता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जहां ये फेल हो जाता है। ठीक, अब आप क्या लिखोगे आगे, अब आपको मैं जो लिखवाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लिखोगे, यहां लिखो हाउएवर, आसान करके कर रहे हैं इसको, अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो आसान करके चलना है, तो लिखो हाउएवर एक्सपेरिमेंटली ठीक है, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, मतलब एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया है, मतलब ये एक्सपेरिमेंट करके ये ऑब्जर्व किया गया है, रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन may not depend on stoichiometric कोफिशिएंट्स का स्पेलिंग चेक करना, ठीक है, भूल गया मुझे, ए एंड बी। ठीक है, तो वही जो मैंने आपको कराया वही लिख रहा हूं। तो देखो मैंने यहां ये लिखा है कि हाउएवर एक्सपेरिमेंटली, मतलब देखो रेट, मतलब ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ये वाला कहता है, मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि रेट जो है वो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर उनका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसके बराबर होता है किसी भी रिएक्शन के लिए। लेकिन यहां मैंने लिखा है हाउएवर एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, मतलब एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया है दैट रेट ऑफ द रिएक्शन मे नॉट डिपेंड, मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन नहीं डिपेंड करता, मतलब डिपेंड कर भी सकता है, मे नॉट का मतलब होता है डिपेंड कर भी सकता है, कहां किसी रिएक्शन में, और डिपेंड नहीं भी कर सकता ऑन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ए एंड बी, मतलब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए और बी पे डिपेंड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। अब मतलब किसी रिएक्शन में कर भी सकता है, किसी पे नहीं भी कर सकता। ठीक है, सपोज आगे आप एक लाइन लिखो, इसी के आगे लिखो, सिंपल है, लिखो सपोज एक्सपेरिमेंटली सपोज करके लिखो एक्सपेरिमेंटली, सपोज एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, रेट ऑफ द
रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन अल्फा पावर ऑफ ए एंड बीटा पावर ऑफ बी। ठीक ठीक है, बी। आगे लिखो, therefore for a general reaction, ठीक है, A moles of A plus B moles of B बना प्रोडक्ट्स। ठीक ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा है यहां, चीज को समझने की कोशिश करो। देखो कैसे समझोगे, आपको यहां तक समझ में आ गया ना, कि रेट जो है वो किस पे डिपेंड करता है। लॉ ऑफ मास एक्शन बोल रहा है कि रेट डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ concentrations ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए और बी। ठीक, लेकिन मैंने आपको ये भी बता दिया कि एक्सपेरिमेंटली ये पता किया गया था, ठीक है, कि ये इन पे डिपेंड कर भी सकता है रेट, मतलब रेट की जो ये ए और बी है, ये ए और बी, स्मॉल ए और बी पे डिपेंड कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। अब आगे मैंने लिखा है, सपोज एक्सपेरिमेंटली रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन अल्फा पावर ऑफ ए एंड बीटा पावर ऑफ बी। मतलब जब हमने एक्सपेरिमेंट करके ये बताया, सपोज मैंने लिखा है, लाइन पढ़ो, देखो इंग्लिश आती है आपको, थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाएगा। देखो लिखा है, एक्सपेरिमेंटली रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन अल्फा पावर ऑफ ए एंड बीटा पावर ऑफ बी। मतलब एक्सपेरिमेंट करके ये पता चला कि एक जनरल रिएक्शन ए मोल्स ऑफ ए और बी मोल्स ऑफ बी से जब प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसके लिए एक्सपेरिमेंट करके ये पता चला कि रेट जो है वो डिपेंड कर रहा है अल्फा पावर ऑफ ए और बीटा पावर ऑफ बी पे। ठीक, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहां हम ऐसा लिख देते हैं कि रेट जो है वो यहां, ये जो ए और बी यहां लिखा है, इन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, हम अल्फा और बीटा लिख देते हैं। ठीक, तो एक्सपेरिमेंटली ये पता चलता है कि अल्फा और बीटा पावर पे कर रहा है, वो अल्फा और बीटा ये ए और बी भी हो सकती हैं और कुछ अलग भी हो सकती हैं। वही मैंने यहां लिखा है, देखो सपोज एक्सपेरिमेंटली रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन अल्फा पावर ऑफ ए एंड बीटा पावर ऑफ बी। मतलब एक्सपेरिमेंट करके ये पता चलता है, सपोज कि पता चला किसी रिएक्शन के लिए, सपोज इसी रिएक्शन के लिए पता चला कि जो हमारा रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ए की अल्फा पावर पे और बी की बीटा पावर पे। ठीक है, बी की बी है, ठीक, बी की बीटा पावर पे डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए देयरफॉर फॉर अ जनरल रिएक्शन ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी से प्रोडक्ट। अब इस रिएक्शन के लिए हम रेट को कैसे लिखेंगे, देयरफॉर देखो ना, समझो एक बार पढ़ना। ठीक है, देखो मैं यहां लाइन टू लाइन इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको मैंने पहले ही समझा दिया है। ठीक है, तो देखो रेट, देयरफॉर रेट जो है, अगर रेट जो है वो अल्फा पावर ऑफ ए पे डिपेंड कर रहा है जो हमें एक्सपेरिमेंट करके पता चला, और बीटा पावर ऑफ बी पे डिपेंड कर रहा है जो एक्सपेरिमेंट करके पता चला, फिर हम रेट को कैसे लिखेंगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर अल्फा इंटू बी की पावर बीटा, ऐसे लिखेंगे। ठीक, अगर देखो अगर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करें तो हम सीधा सीधा बोलेंगे ना कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, मतलब ए की पावर ए और बी की पावर ये बी। लेकिन जब हमें एक्सपेरिमेंट करके देखा हमने, तो उस टाइम पता चला कि रेट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो इन पे डिपेंड ए और बी पे हो सकता है करे, हो सकता है ना करे। ठीक, तो इसलिए एक्सपेरिमेंट करके ये बोला कि अल्फा पावर ऑफ ए पे, सपोज कर लो अल्फा पावर ऑफ ए पे डिपेंड कर रहा है और बीटा पावर ऑफ बी पे रेट डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए हम इसी रिएक्शन के लिए रेट को कैसे लिखेंगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा पावर ऑफ ए और बीटा पावर ऑफ बी, ऐसे लिखेंगे। अब हमने यहां और यहां क्या लिख दिया, देखो यहां ए की पावर, यहां ए थी ना, तो यहां ए की पावर हमने अल्फा लिख दी। अब ये अल्फा, ये ए नहीं है, ये ए जो यहां है वो अल्फा नहीं है। ठीक है, अल्फा कुछ और है, और यहां पीछे लिख दिया है कि ये एक्सपेरिमेंटली पता चला, तो इसका मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें एक्सपेरिमेंटली पता चलती है। तो ये रेट हमने लिख दिया एक्सपेरिमेंट करके किसी रिएक्शन, किसी जनरल रिएक्शन इसके लिए। ठीक है, अब आप ये देखो कि इसके आगे क्या होगा, इतना तो आपको मैंने पहले ही बताया था। अब देखो ये जो हमने रेट लिखा ना, जिसमें ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा लिखा, इसको इक्वेशन 1 कर लो। ठीक, अब आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी, ये फाइनली हमारे पास रिजल्ट आ गया ना एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को, इस फार्मूला को, ये जो एक्सप्रेशन बना है, इसी को रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलते हैं या इसी को रेट लॉ बोलते हैं।
लेकिन इसमें आप ये करो कि आपको पता है हर एक प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम हटा के इज इक्वल टू लगा सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू लगा सकते हैं। तो आपको पता है यहां भी लगा सकते हैं। तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा, रेट इज इक्वल टू क्या होगा, रेट इज इक्वल टू होगा, यहाँ एक कांस्टेंट के लगाएंगे, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर बीटा। और अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे अल्फा और बीटा की जगह एक्स और वाई लिखा है, ठीक, यहाँ जनरल रिएक्शन यही लिखी होगी। तो अल्फा और बीटा की जगह उधर एक्स और वाई से डिनोट किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अल्फा और बीटा से भी करोगे तब भी ठीक है आपका, ठीक, एक्स और वाई से करो तब भी ठीक है, लेकिन जो मैं करा रहा हूं वही करो तो सही रहेगा, ठीक, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी। तो रेट को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया, के लिख दिया, ठीक, तो आगे ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। अब तो आपको समझ में आ ही गया, ठीक। अब आप बोलोगे नहीं ये रेट इज इक्वल टू ये आया कहां से, ये रेट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आया कहां से। तो आपको पता है ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करके हमने कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखा था, ठीक है, ये नहीं भूलना है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, कहां से आया, किधर से आया, वो आपको नहीं समझना है। इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है पहले से, आपको बस पता होना चाहिए लॉ ऑफ मास एक्शन कहता क्या है। तो वो जो कहता है उस हिसाब से तो रेट इसी के बराबर आता है, ठीक। तो यहां से हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आप ये देखो कि इस इक्वेशन को आप सेकंड रख सकते हो, सेकंड बोल दो, या फिर एक काम कर लो, इस इक्वेशन को कुछ मत रखो, कुछ मत बोलो, या वन बोल दो, इसको सेकंड बोल दो, दोनों ही सेम है, ठीक है, सिर्फ एक में प्रोपोर्शनलिटी साइन है, एक में उसको हटा के के लगा दिया, के कोई कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये जो दोनों इक्वेशन है, ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को हम रेट लॉ बोलते हैं। तो आप ये लिखोगे कि यहां इन इक्वेशंस के अंदर आप ऐसा लिखोगे कि रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर अल्फा बी और बीटा, और यहां लिखोगे अल्फा एंड बीटा, यहां जो है वो क्या है, यहां लिखोगे यहां हियर अल्फा एंड बीटा मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ठीक है, एंड आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, इनको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, ठीक, इतना क्लियर हुआ। हमने यहां बस इतना लिख दिया कि यहां ये जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों ही एक ही है, सिर्फ एक में प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया है, ठीक। तो हमने लिख दिया कि यहाँ अल्फा और बीटा जो है, ये अल्फा और बीटा क्या है, ये हमने एक्सपेरिमेंटली अभी बोला मैंने आपको, ये एक्सपेरिमेंट करके ये बोला गया कि ये जो इनकी रेज टू पावर है ये ए और बी के बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अब हो सकती है कि नहीं हो सकती, उसको हम कैसे निकालते हैं, एक्सपेरिमेंटली, मतलब ए और बी जो है, ए एंड बी मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं ए और बी, ये, ठीक। तो यहाँ अल्फा और बीटा जो है वो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कैसे पता चलेगा, एक्सपेरिमेंटली। तो आगे लिख लिया एंड आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। और ये जो अल्फा और बीटा है इनको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके डिटरमाइन करते हैं, ऐसे नहीं पता चल सकता, ठीक है। सपोज अगर आपके सामने कोई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, जैसे H2 प्लस O2 है, यहां से H2O बन रहा है, ठीक है, तो यहां हम 2 लगाएंगे तो यहां 2 लगाएंगे, तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसको देख के इसका रेट नहीं लिख सकते, देखो ना, अगर आप इसको देख के रेट लिखोगे तो आप बोलोगे रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2 की पावर है ही नहीं, पावर 1 है तो 1, ठीक, ऐसे लिखोगे रेट देख के। मतलब के तो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट के लिखा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है ना, देखो ये रिएक्टेंट है H2, ये O2 रिएक्टेंट है, दोनों ही रिएक्टेंट है, तो दोनों की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लिया, रिएक्टेंट की रेज टू पावर ये 2, इसकी रेज टू पावर 1, ऐसा लिखेंगे, लेकिन ये गलत है। इसके लिए रेट हम ऐसे नहीं लिख सकते, हमने इसको कैसे लिखा, हमने सिर्फ स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को देख के लिखा, लेकिन ये गलत है, ठीक। ये लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है, लेकिन रेट लॉ ये नहीं कहता। रेट लॉ ये कहता है कि ये जो पावर है इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना पड़ता है, ठीक। मुझे उम्मीद है क्लियर हुआ होगा आपको। अब आप देखो एक चीज और लिखोगे, द अबोव एक्सप्रेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, यहां मतलब यहां लिख सकते हो द एक्सप्रेशन मतलब फार्मूला, एक्सप्रेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, एक्सप्रेशन फर्स्ट एंड सेकंड जो दोनों में
इन दोनों को ही हम क्या बोल सकते हैं, इज कॉल्ड लिख दो, इज कॉल्ड रेट लॉ। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है, ठीक। देखो आप बोलोगे नहीं आपने यहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी, एक्सप्रेशंस फर्स्ट एंड सेकंड इज कॉल्ड रेट लॉ लिखा, आर कॉल्ड रेट लॉ क्यों नहीं लिखा। देखो है तो फर्स्ट और सेकंड, लेकिन ये दोनों एक ही हैं, ठीक। तो ये दोनों एक ही चीजें हैं, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि ये जो सीधा यहां लिख लो, ये जो एक्सप्रेशन है यहां, इसको हम क्या बोलते हैं, रेट लॉ बोलते हैं, ठीक है। ऊपर वाली को भी रेट लॉ बोल सकते हैं ना, तो इसलिए मैंने लिखा है एक्सप्रेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड को हम रेट लॉ बोल सकते हैं, ठीक। ये रेट लॉ है और कुछ नहीं। आपसे अभी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, कोई टीचर आपसे पूछ ले बताओ लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ में क्या डिफरेंस है, तो क्या आप बता सकते हो। आप सीधा सीधा उनको बोल दो कोई रिएक्शन लिखो, उसके लिए रेट लिखो और रेज टू पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कर दो, बोलो ये लॉ ऑफ मास एक्शन है, ठीक। ये लॉ ऑफ मास एक्शन है। और अगर आप रिएक्शन के लिए कॉन्सेंट्रेशन में अल्फा और बीटा कर दो तो बोलो ये लॉ ऑफ कौन सा लॉ है, रेट लॉ है, ये रेट लॉ है, ठीक। रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन में डिफरेंस है, ये याद रखना। लॉ ऑफ मास एक्शन बस इतना कहता है कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मतलब प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। लेकिन जो रेट लॉ है वो क्या कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, लेकिन रेज टू पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। दोनों सिमिलर टाइप है लेकिन दोनों में डिफरेंस है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ, तो आप लिख सकते हो, ठीक। तो अब देखो इतना आपको क्लियर हो गया कि ये जो फर्स्ट और सेकंड एक्सप्रेशन है, इन एक्सप्रेशन को हम रेट लॉ बोल सकते हैं, ये रेट लॉ की एक्सप्रेशन हैं दोनों ही। और अल्फा और बीटा क्या है, इनको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, ठीक। अब देखो इसको, ये जो एक्सप्रेशन है इनको रेट लॉ भी बोला जा सकता है, ये रेट लॉ है, जैसे लॉ ऑफ मास एक्शन था ऐसे इनको रेट लॉ भी बोला जा सकता है, इनको रेट एक्सप्रेशंस भी बोला जा सकता है, ठीक है। इनको रेट लॉ एक्सप्रेशन भी बोला जा सकता है, लॉ एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। रेट लॉ एक्सप्रेशन, आपने ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है आपको एग्जाम में अगर, ठीक है। यहां मैंने लिखा है, देखो यहां लिखा है रेट एक्सप्रेशन, इसके आगे लिखा है रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये आप लिख लेना, ठीक है। रेट लॉ एक्सप्रेशन वही जो ऊपर लिखा है, मैं यहां फिर से लिख देता हूं, क्या लिखा है मैंने, रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। ये भी बोला जा सकता है, रेट एक्सप्रेशन भी बोला जा सकता है, रेट लॉ भी बोला जा सकता है। एग्जाम में रेट लॉ एक्सप्रेशन आए या फिर रेट लॉ आए या जो भी आए, ठीक है, वो आप यही लिखोगे, ठीक। अब एक दो चीजें और हैं जो मैं आपको बता देता हूं, देखो अब देखो ये जो अल्फा और बीटा हमने एक्सपेरिमेंटली निकाले, इनको क्या बोलते हैं, ठीक। अभी हमने सीखा था, इन्हीं को हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो आप यहां एक पॉइंट में लिख सकते हो कि नीचे लिखना है आपको, ठीक। नीचे लिखना है, आप लिखोगे अल्फा एंड बीटा डिटरमाइन, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा जो है डिटरमाइन, ठीक है, डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। विद रिस्पेक्ट टू को हम ऐसे लिख सकते हैं WRT, विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, विच एक्चुअली इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, विच एक्चुअली इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ये आप लाइन लिख सकते हो, ठीक। मुझे उम्मीद है इतना क्लियर हुआ होगा। देखो अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा आपको यहां से दिख रहा होगा कि अल्फा और बीटा की वैल्यू कुछ नंबर्स में आएगी जो एक्चुअल में बताएंगे कि ए की कितनी पावर के ऊपर रेट डिपेंड करता है और बी की कितनी पावर के ऊपर रेट डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप देखो अल्फा एंड बीटा डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अल्फा एंड बीटा जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताते हैं, अल्फा एंड बीटा को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। मैंने आपको पहले ही बताया था, अल्फा बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए और बीटा बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक। अब आगे लिखा है विच एक्चुअली इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन, ये जो अल्फा और बीटा की वैल्यूज होती हैं ये एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करती है, मतलब एक्चुअल में पता चलता है यहां से कि रेट किस पावर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक। और ये वैल्यूज कैसे डिटरमाइन की जाती हैं, एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। और एक पॉइंट आप इसी के नीचे लिख सकते हो, यहां इसके नीचे लिखना है आपको, आप लिख सकते हो उसके नीचे ये वाला अल्फा एंड बीटा, तो आपको पता चल गया ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए अल्फा है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी बीटा है, और अल्फा प्लस बीटा को हम क्या बोलते हैं,
अल्फा प्लस बीटा दोनों को अगर हम प्लस कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, मतलब पूरी रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, उसको हम कैसे बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा करके। ये लाइन आपको इसके नीचे लिखनी है, ठीक है। मुझे उम्मीद है इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो क्लियर हुआ होगा इतना, ठीक। अगर इतना क्लियर हुआ तो एक लाइक जरूर करो, ठीक। अब देखो आगे आपको मैंने बताया लॉ ऑफ मास एक्शन की पहले डेफिनेशन बताई, फिर उसका फार्मूला बताया, लेकिन रेट लॉ की आपको मैंने डायरेक्ट एक्सप्रेशन बता दी। फार्मूला देखो क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं आपको मैंने पहले लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन बताई, मतलब स्टेटमेंट बताई, फिर फार्मूला बताया, लेकिन रेट लॉ की हमने पहले एक्सप्रेशन कर ली। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो। देखो इस चीज को, इसको यहां से डिफाइन कर सकते हैं, अभी लिखेंगे, लेकिन आप कोशिश करो कि आप रेट लॉ को यहां इससे देख के, इस इक्वेशन को देख के डिफाइन कर सकते हो। इसको देख के डिफाइन करो ऊपर वाली को। कैसे कर सकते हो, तो आप बोलोगे रेट लॉ क्या कहता है, रेट लॉ को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू पावर अल्फा एंड बीटा, ठीक है। और अल्फा एंड बीटा मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ऐसे करके कुछ आप इसको डिफाइन कर सकते हो यहां से ही देख के। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू पावर अल्फा एंड बीटा मे और मे नॉट इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ठीक। ऐसा बोल सकते हो, लेकिन हम इसको एक अच्छे से डिफाइन करके लिख लेते हैं कि रेट लॉ की डेफिनेशन क्या होती है। एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है स्टेट एंड एक्सप्लेन रेट लॉ, ठीक। तो इतना आप लिख लो, इसको करते हैं साफ, फिर हम चलते हैं अपने रेट लॉ की डेफिनेशन के ऊपर। तो अभी आपने क्या देखा, किसी रिएक्शन के लिए रेट लॉ कैसे लिखते हैं, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर अल्फा एंड बीटा, ठीक। ये हमने देखा रेट लॉ। अब हम इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम, कोई वर्ड में प्रॉब्लम आती है, कहीं कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, आप टेलीग्राम पे जो हमने ग्रुप बनाया है, इसकी लिंक आपको कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। इसीलिए बनाया है, ठीक है। तो आप यहां लिख सकते हो हेंस रेट लॉ। रेट लॉ वो कैसे डिफाइन करें, हेंस रेट लॉ क्या है, रेट लॉ ये वाला है। और ये है क्या चीज, एक एक्सप्रेशन है। इज रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन, ठीक है। रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट, ठीक है, इन विच रिएक्शन रेट is given in terms of molar concentrations of reactants, ठीक है। with each term raised to power ठीक है। with each term raised to power which may or may not ठीक है, be equal to which may or may not be equal to stoichiometric coefficients, ठीक है। coefficients in a balanced chemical equation, coefficients of the reactants, ठीक, in a balanced chemical equation, in a balanced
केमिकल इक्वेशन। आप पढ़ो, आपको समझ में आएगा। एक बार कोशिश करो समझने की, फिर हम आगे देखते हैं। देखो, इसी को देख के हम रेट लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या है रेट लॉ? रेट लॉ एक एक्सप्रेशन है, ठीक, लिखा हुआ है रेट लॉ इज एन एक्सप्रेशन, इज द एक्सप्रेशन। ये एक ऐसी एक्सप्रेशन है इन विच, इसमें है क्या, रिएक्शन रेट इज गिवन, इसमें रिएक्शन रेट दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन की मोलर, मतलब रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में रेट को दिया हुआ है, ठीक। विद ईच टर्म रेज टू पावर, मतलब दोनों ही जो टर्म्स दी हुई है रिएक्टेंट्स की, उनकी रेज टू पावर जो है, ठीक है, रेज टू पावर है, मतलब कुछ ना कुछ रेज टू पावर है, विच मे आर मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मतलब ये जो रेज टू पावर है, ये या तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। यहां देखो लिखा है मे आर मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स, मतलब रिएक्टेंट्स के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर। सपोज देखो, अगर मैं एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लेता हूं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए ये 2 लगाएंगे तो बैलेंस हो जाएगी, ठीक। अब देखो, इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसके लिए अगर हम रेट लॉ लिखें तो रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी की पावर अल्फा होगा और इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 की पावर बीटा होगा, ठीक। ऐसा नहीं होगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी की पावर 2 और O2 की पावर 1, ऐसा नहीं होगा, अल्फा और बीटा होगा। देखो यही बोल रहा है कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर रेट जो है, रेट लॉ अगर हम लिखें, रेट एक्सप्रेशन लिखें, उसमें क्या होता है, उसमें हम प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट करते हैं, रेज टू पावर अल्फा और बीटा लिखते हैं, अल्फा और बीटा रेज टू पावर कुछ ना कुछ लिखते हैं हम, और वो किसके बराबर होता है, वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए, ठीक। यही लिखा हुआ है, देखो एक बार पढ़ो, समझ में आएगा कि रेट लॉ एक एक्सप्रेशन है इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, जिसमें रिएक्शन रेट को कैसे दिया होता है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, विद ईच टर्म रेज टू पावर, ईच टर्म ए और बी दोनों ही टर्म में रेज टू पावर होती है, और रेज टू पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, अगर हम एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात करें, ठीक। ये होता है रेट लॉ, ये इसकी डेफिनेशन होती है। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के ऊपर आपको अलग अलग किस्म की डेफिनेशन मिलेगी, ठीक। आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो कि देखो, इसको देख के सीधा लिख सकते हो कि रेट लॉ एक्सप्रेशन या फिर रेट लॉ क्या है, इट स्टेट्स दैट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस of reactants raised to power alpha and beta, या raised to power which may or may not equal to stoichiometric coefficient of reactants, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक। कोई वो नहीं है कि आपको यही लिखनी है, ठीक, ये लिखना है ये लिख लो, अपनी तरफ से लिखना अपनी तरफ से लिख लो, कोई वो अलग सी ऐसी चीज नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा रेट लॉ, ठीक। मुझे उम्मीद है इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो, हम एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ साथ में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को थोड़ा अलग करके स्टडी कर लेते हैं। आपको ये तो समझ में आ गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, लेकिन हम अलग से थोड़ा सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को देख लेते हैं। तो आप लिख सकते हो अपनी नोटबुक के ऊपर टॉपिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, सब कुछ आपको क्लियर है, ठीक है। तो आप लिखोगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये रेट एक्सप्रेशन है, देखो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है या फिर रेट लॉ है। इस रेट एक्सप्रेशन के अंदर अगर हम अल्फा प्लस बीटा कर दें इस रेट एक्सप्रेशन के अंदर, तो इसी को बोलते हैं ना ऑर्डर, ठीक है। रेट एक्सप्रेशन के अंदर है, ये लॉ ऑफ मास एक्शन वाले नहीं है, ये रेट एक्सप्रेशन के अंदर अगर हम अल्फा प्लस बीटा कर दें, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक। वही यहां मैं लिखूंगा कि द सम ऑफ पावर्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं एक्चुअल में, द सम ऑफ पावर्स, sum of powers to which the molar concentration, to which the molar concentrations, the sum of powers to which molar concentrations in the rate law expression are raised, of reactants लिख लो। in rate law expression raised, ठीक है।
आगे लिखो टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक, इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ये लिख लो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की एक्चुअल डेफिनेशन ये होती है। ठीक है, तो देखो कुछ भी नहीं है, आपको बस इतना देखना है कि एक रेट ला एक्सप्रेशन के अंदर, रेट ला एक्सप्रेशन और रेट ला में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी। रेट ला एक्सप्रेशन का मतलब है रेट ला का एक्सप्रेशन, रेट ला का एक्सप्रेशन यही है। ठीक है, तो अब देखो ये रेट ला एक्सप्रेशन है, इसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमने लिखी हैं, इनकी जो रेज टू पावर है, इनको अगर हम प्लस कर दें तो वो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहां क्या लिखा है, सम ऑफ पावर्स, मतलब पावर्स का सम। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है, सम ऑफ पावर्स टू विच मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन आर रेज्ड, मतलब उन पावर्स का सम। ठीक है, मतलब उन पावर्स का सम टू विच मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन आर रेज्ड, जो कहां है वो पावर्स जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर है, मतलब ऐसा बोल सकते हो उन पावर का सम जो किसकी रेज टू पावर है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक है, उन पावर का जो सम होता है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आप लिखोगे सम ऑफ पावर्स टू विच मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, मतलब उन पावर्स का सम जो कहां है, जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर है, कहां, रेट लॉ में, इन रेट लॉ एक्सप्रेशन आर रेज्ड। मतलब आप एक बार पढ़ो समझ में आएगा। देखो मुझे कंफ्यूजिंग हो रहा है लेकिन बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, द सम ऑफ पावर्स टू विच मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन आर रेज्ड, मतलब मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो है रेट लॉ एक्सप्रेशन में, इनकी जो रेज टू पावर है, जिन पावर से इनको रेज किया गया है, उन पावर का जो सम होता है। ठीक है, और आगे देखो ये डेफिनेशन किसी बुक से उठाई है तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया हुआ है इसको। द सम ऑफ पावर्स टू विच मोलर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन आर रेज्ड टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब उन पावर का सम जो कहां यूज की गई है, रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर यूज की गई है, रेट को एक्सप्रेस करने के लिए उन पावर के सम को, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, एक बार पढ़ना आप इसको, डेफिनेशन को, ना समझ में आया मेरे से पूछ लेना। ठीक, अब देखो इनको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ये मैंने पता नहीं रेट बोल दिया है लेकिन है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सिंपल है। अब देखो जैसे मैं बोलूं, ये हमने इक्वेशन फर्स्ट लिखी थी ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोला था, तो आप लिख सकते हो यहां और ज्यादा समझने के लिए कि इन इक्वेशन फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक, जैसे वही है ना, यही लिखा है कि सम ऑफ पावर्स, मतलब ये जो पावर है जिनमें, मतलब जो पावर कहाँ है, जहां रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को रेज किया गया है रेट लॉ एक्सप्रेशन में, इन्हीं को हम बोलते हैं, पावर की सम को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आप यहां ऐसे लिख सकते हो कि इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के अंदर अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, अब आप एक चीज लिखोगे, डिपेंडिंग अपॉन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 1 2 3। ठीक है, द रिएक्शंस आर सेड टू बी, द रिएक्शंस आर said to be zero order, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ठीक है, एटसेट्रा। ये आप लाइन लिख लो कि हमें ये तो पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। अगर अल्फा प्लस बीटा दोनों की वैल्यू प्लस कर दें, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अल्फा होता है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, बीटा होता है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। लेकिन हम अगर ये बोलें कि अल्फा प्लस बीटा की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, तो अगर मैं बोलूं अल्फा प्लस बीटा करके वैल्यू आ रही है 0 या फिर 1 या फिर 2 या फिर 3, ऐसे आ सकती है। ठीक, तो वही यहां लिखा है, डिपेंडिंग अपॉन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 1 2 3, रिएक्शंस आर सेड टू बी 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, एटसेट्रा। ठीक है, तो अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है अगर वो 0 आ रही है किसी रिएक्शन के लिए, तो ऐसी रिएक्शंस
ऐसी सारी रिएक्शंस जिन रिएक्शंस के लिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जीरो आ रही है, ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, ऐसी रिएक्शंस जिनके लिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 आ रही है, ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, और ऐसी रिएक्शंस जिनके लिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 आ रही है, ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरह थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक, वही यहां लिखा है कि डिपेंडिंग अपॉन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पे डिपेंड करके हम डिफरेंट रिएक्शंस को जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर में, थर्ड ऑर्डर तक ही लास्ट होती हैं, फोर्थ ऑर्डर वाली नहीं होती, बहुत कम होती हैं। ठीक, तो ऐसा बोल सकते हैं हम ऑर्डर के बेस पे। ऑर्डर के बेस पे देखो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर अल्फा प्लस बीटा जो रेज टू पावर है उनको प्लस कर दो, ऑर्डर है। ठीक है, तो ऑर्डर के बेस पे अगर ऑर्डर जीरो है तो फिर हम देखो ऐसा बोलो, ऑर्डर के बेस पे हम रिएक्शंस को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस, ऐसे करके। ठीक है, फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन, फिफ्थ ऑर्डर रिएक्शन, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेस पे हम कर सकते हैं रिएक्शंस को डिवाइड। अब एक पॉइंट और लिखो कि ऑर्डर जो है वो क्या हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0, 1, 2, 3। ठीक है, और नेगेटिव और इवन फ्रैक्शनल। ठीक है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ये पॉइंट आपको लिखना है। ठीक, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या क्या हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी हो सकता है, 1B, 2B, 3, 4, 5 तो नहीं होगा, किसी किसी रिएक्शन में रेयरली होगा, लेकिन ऑर्डर 0, 1, 2, 3 भी हो सकता है, ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकता है, ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है। फ्रैक्शनल का मतलब है पॉइंट्स में भी हो सकता है। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। तो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर के बीच में डिफरेंस एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ऑर्डर के बारे में अगर पता होगा तो आप मॉलिक्यूलरिटी को पढ़ोगे तो डिफरेंस खुद ही कर लोगे। ठीक है, यहां आपको ये याद रखना है कि ऑर्डर होता क्या है, ऑर्डर के बेस पे रिएक्शंस को कैसे बोलते हैं, और ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, ऑर्डर 0, 1, 2, 3, 4 भी हो सकता है, ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकता है, ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। और ऑर्डर जो है, ऑर्डर इज डिटरमाइंड, कैसे डिटरमाइन करते हैं ऑर्डर को, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अब आप बोलोगे नहीं है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करके बताओ, ठीक, तो वो भी बताएंगे, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, अब आप एक काम कर लो, ये लिख लो एक बार, इसको साफ करते हैं, फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। ऑर्डर के बारे में एक दो चीजें और हैं वो हम देखते हैं, फिर उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ना, वहाँ एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया होगा, वहाँ से ऑर्डर को निकाल के देखेंगे कि ऑर्डर को एक्सपेरिमेंटल डेटा से कैसे निकालते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो हटाएं इसको, फिर आगे चलते हैं। तो अभी देखो मैंने ये कुछ लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, एग्जांपल्स ऑफ रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर। मैंने आपको ये तो बता दिया कि रिएक्शंस जीरो ऑर्डर हो सकती हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, फ्रैक्शनल ऑर्डर भी हो सकता है, लेकिन आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि दो एग्जांपल्स बताओ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की, दो एग्जांपल बताओ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दो या तीन एग्जांपल थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की बताओ। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको याद करनी है। ठीक है, यहाँ मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा। अब देखो एक बार आप इसको लिख लो, ऐसे करके टॉपिक लिख लो आप, एग्जांपल्स ऑफ रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, ये ऑर्डर में ही आगे लिखना है। तो एक बार हम कैमरे को थोड़ा फोकस कर लेते हैं। ठीक है, लिखो, ये लिखो, फिर हम एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखो इस पूरे चैप्टर के अंदर से मुझे लग रहा है आपको सिर्फ ये रिएक्शंस याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, दिमाग में रखनी पड़ेंगी, बाकी कुछ याद नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक, तो देखो यहां लिखा है मैंने एग्जांपल्स ऑफ रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर। तो यहां हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ जीरो ऑर्डर, ऐसी रिएक्शंस देखेंगे जो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। ठीक, यहां हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो इसी तरह सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फ्रैक्शनल ऑर्डर की कुछ रिएक्शंस हैं जो आपको देखनी चाहिए। ठीक, आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो यहां फर्स्ट आप रिएक्शन लिख सकते हो जिसका ऑर्डर जीरो होता है, वो होता है अमोनिया की डिकम्पोजिशन, NH3 अमोनिया होता है, इसकी डिकम्पोजिशन करते हैं प्लेटिनम का यूज करके। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है ये होती है 1130 केल्विन पे, 1130 केल्विन पे। ठीक है, तो इससे बनता है N2 + H2। ठीक है, और ये जो रिएक्शन होती है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है।
ठीक, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसके लिए अगर हम रेट लिखें, ऐसे कर देता हूं, देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट किसके बराबर होगा, रेट को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है होता है, तो यहाँ रिएक्टेंट क्या है, NH3 है। ठीक है, तो अगर हम इसको बैलेंस करें, इस इक्वेशन को बैलेंस करें तो क्या आएगा, यहाँ 2 लिखेंगे, 3 टू द 6 है, यहाँ 3 लिख लेंगे, यही होगा बैलेंस करेंगे तो इसके लिए जो रेट होता है वो होता है के इंटू NH3 की पावर 0। अब आप देखो ये रिएक्शन जो है आपको देखो ऑर्डर का पता चलता कहां से, ऑर्डर का पता रेट एक्सप्रेशन से चलता है। हमने ये रिएक्शन लिखी है तो इसको एक्सपेरिमेंट करके इसका ऑर्डर डिटरमाइन किया है, जो हमें कहां से पता चलता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन से। तो हमने इस रिएक्शन का रेट लिखा, मतलब रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा, देखो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा, रेट लॉ एक्सप्रेशन यही कहता है रेट इज इक्वल टू, देखो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो या इज इक्वल टू, ये एक चीज आपको मैंने बताई नहीं, ये जो कांस्टेंट होता है ना, ये जो कांस्टेंट के होता है ना, इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट, इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट, ये वहां पीछे लिख लेना रेट लॉ में। ठीक है, ये के जो होता है इसको रेट कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, जहां प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है इसको रेट कांस्टेंट बोलते हैं। तो रेट जब लिखते हैं इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू, देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर, देखो यहां अगर हम रिएक्टेंट की बात करें तो ये रिएक्टेंट है, इसकी पावर मतलब यहाँ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो अगर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करें तो यहाँ 2 आना चाहिए था, लेकिन के ऑर्डर क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है, एक्सपेरिमेंटल चीज है, तो यहाँ 0 आया, इसका मतलब यहाँ से तो 2 आना चाहिए था लेकिन यहाँ से 0 आया, इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये 0 ऑर्डर है। देखो ऊपर अल्फा है, ये एक ही रिएक्टेंट है, इसमें एक 0 आया तो मतलब ओवरऑल अल्फा प्लस बीटा 0 आएगा, 0 ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल है। ठीक है, दूसरी एग्जांपल लिखो, जब हम HI को थर्मली डिकम्पोज करते हैं, HI हाइड्रोजन आयोडाइड को हम थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, इसकी मतलब इसको गोल्ड की प्रेजेंस में हीट करके डिकम्पोज करते हैं, तो ये रिएक्शन होती है, यहां से बनता है H2 प्लस I2। ठीक है, ये भी 0 ऑर्डर रिएक्शन होती है। ठीक, इसके लिए देखो रेट कैसे लिखोगे, रेट इज इक्वल टू के इंटू, के तो रेट कांस्टेंट है, इंटू ये HI रिएक्टेंट है ना, यहाँ HI की पावर, देखो यहां अगर आप लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करो तो पावर में 2 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो गलत होगा, हम रेट लॉ अप्लाई कर रहे हैं, तो रेट लॉ अप्लाई करके रिएक्टेंट की पावर में अल्फा या बीटा कुछ आना चाहिए, तो यहाँ अल्फा बीटा दोनों को मिला के यहाँ 0 आता है, ये भी 0 ऑर्डर रिएक्शन होती है। ठीक है, अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कौन सी रिएक्शन किस ऑर्डर की है। ठीक, ऐसा आपको एग्जाम में पूछेंगे नहीं, लेकिन हो सकता है आपसे पूछ ले गिव यू एग्जांपल्स ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शंस, तो ये 2 रिएक्शंस होती हैं। एक और रिएक्शन लिख लो 0 ऑर्डर में, वो आप लिख लो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन H2 प्लस Cl2, गैसेस हैं दोनों, इनको जब हम कंबाइन करते हैं तो यहां से बनता है HCl2। ठीक है, ये भी गैस होती है। ठीक है, ये जब हम कंबाइन करते हैं तो ये कंबाइन होती है H होता है लाइट की प्रेजेंस में, तो ये भी जो रिएक्शन होती है 0 ऑर्डर होती है। इसके लिए रेट अगर हम लिखें तो रेट इज इक्वल टू क्या होता है, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट H2 है, एक तो H2 रिएक्टेंट है, दूसरा Cl2 है। ठीक, देखो H2 और Cl2 है। ठीक, तो यहां अल्फा होगा, यहां बीटा होगा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 होना चाहिए ना, 0 ऑर्डर के लिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो मतलब अल्फा भी 0 होगा, मतलब यहां भी 0 होगा, यहां भी 0 होगा। लेकिन अगर हम इसको लॉ ऑफ मास एक्शन इसके ऊपर अप्लाई करें तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, फिर तो अगर हम यहाँ 1 1 लिखेंगे फिर तो वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये रिएक्शन 0 ऑर्डर है। ठीक, ये एक्सपेरिमेंट करके पता चला कि H2 की पावर 0 आती है, Cl2 की पावर 0 आती है जब ये रिएक्शन होती है। ठीक है, ये 3 एग्जांपल्स आ गई 0 ऑर्डर रिएक्शंस की। अब देखो यहां लिखा है रिएक्शंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की देखो आपको ये रेट ला लिखने में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है। ठीक, देखो इसमें तो कुछ चीज ही नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, 0 ऑर्डर की है तो यहाँ 0 आएगा, 0 ऑर्डर की तो 0, 0 ऑर्डर की 0, क्योंकि अल्फा लिखा था, अल्फा प्लस बीटा लिखा था, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू 0 होगी तभी तो 0 ऑर्डर होगी, तो अल्फा प्लस बीटा दोनों ही 0 है। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में लिखो, पहली रिएक्शन NH4OH, इसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसकी जब डिकम्पोजिशन होती है N2 प्लस H2O बनता है। ठीक, ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, तो कैसे लिखेंगे रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक ही है NH4OH, तो लिखेंगे NH4OH। ठीक है, इसकी पावर 1, फर्स्ट ऑर्डर है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर है तो इसकी पावर 1 होगी। अब देखो ओवरऑल एक ही रिएक्टेंट है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1, तो इसका मतलब ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, एक और रिएक्शन लिख सकते हो आप यहां, जैसे 2HI से
ये नहीं होगा, H2O2 से करो। H2O2 से बन रहा है H2 प्लस O2, ठीक है, ये बन रहा है H2O2 से H2O से लिख लो, H2O प्लस O2, ये रिएक्शन है। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, से वाटर प्लस ऑक्सीजन जो है ये मिलता है, ये 1/2 कर लो इसको, ठीक है, इतना मिलता है, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, तो इसका रेट कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए की है H2O, तो H2O लिख लेंगे, H2O2 पावर 1 आ जाएगी, ठीक, पावर 1 लिखेंगे ना, तभी तो पता चलेगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ 1 आएगी, ठीक, इतना क्लियर हुआ। एक और लिख सकते हो आप, एक हमारे पास रिएक्शन होती है SO2Cl2, SO2Cl2, ये जब ब्रेक होता है तो यहाँ से बनता है SO2 प्लस Cl2, SO2 प्लस Cl2, तो ये जो रिएक्शन होती है इसका भी जब हम रेट लिखते हैं तो रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2Cl2, SO2Cl2 की पावर 1 होता है यहाँ भी, तो ये तीनों रिएक्शन हैं फर्स्ट ऑर्डर की, ठीक, मुझे उम्मीद है इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन, तो फर्स्ट रिएक्शन लिखो, हम अगर 2HI को ब्रेक करें H2 प्लस I2, ठीक है, यहां ये रिएक्शन इधर भी लिखी है, देखो 2HI को हमने ब्रेक किया H2 प्लस I2 में, लेकिन ये जीरो ऑर्डर, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ रीजेंट चेक करना है, देखो यहाँ गोल्ड की प्रेजेंस में यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक, तो ऐसे ही ब्रेक करेंगे तो ये रिएक्शन होती है सेकंड ऑर्डर की, ये रिएक्शन और ये रिएक्शन अलग है, यहाँ गोल्ड की प्रेजेंस यूज की है, यहाँ कुछ नहीं है, तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI की पावर 2। अब देखो ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है, लेकिन यहां पावर में जो इधर 2 था वो भी वही इधर आ गया, तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि अल्फा और बीटा की वैल्यू किसी किसी रिएक्शन में, अल्फा और बीटा की वैल्यू किसी किसी रिएक्शन में स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे देखो इन रिएक्शंस के अंदर अल्फा और बीटा की वैल्यू जो है 0 है, वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर नहीं है, मतलब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ 0 है, तो इनमें तो बराबर नहीं है अल्फा और बीटा की वैल्यू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के, ठीक है, लेकिन इस रिएक्शन में देखो अल्फा और बीटा की वैल्यू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 के बराबर आ गई, तो इन किसी में हो भी सकती है, किसी में नहीं हो सकती, तो वो भी यहाँ से आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। एक और रिएक्शन देखो, जैसे देखो हमारे पास रिएक्शन होती है CH3COOH प्लस यहाँ से होता है C2H5OH, ये रिएक्शन होती है, यहां से हमारे पास बनता है CH3COO C2H5, ये हमारा प्रोडक्ट बनता है, प्लस हमारे पास वाटर बनता है, ठीक है, ये ऑर्गेनिक की रिएक्शन है, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं समझाऊंगा क्या होता है, आपको बस यहाँ ऑर्डर देखना है, रेट लिखना है, रेट इज इक्वल टू कैसे लिखोगे, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये रिएक्टेंट CH3COO, जितने रिएक्टेंट हैं उतने की कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है, इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2H5OH, ठीक। अब देखो सेकंड ऑर्डर है ना, तो यहां देखो यहां भी वही काम है, यहां 1 है, यहां 1 है, तो यहां भी 1 और 1 आता है यहाँ। अब देखो यहां जो पावर आई ना, देखो ये अल्फा लिखा था ना इधर हमने अल्फा, ये बीटा लिखा था बीटा, तो अब ये एग्जांपल है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 होना चाहिए, तो अगर हम यहाँ भी 1 लगाएंगे, यहाँ भी 1, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा ना, ठीक है, अल्फा 1 प्लस 1 करेंगे 2 होगा, ठीक। तो यहां से आपको ये समझ में आया होगा कि इस रिएक्शन के अंदर भी जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो अल्फा और बीटा है वो किसके बराबर है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर। देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इधर भी 1 आ गए, तो ये जो सेकंड ऑर्डर वाली रिएक्शन है, देखो इसमें यूजुअली हमें ये दिख रहा है कि रेट इज इक्वल टू जो अल्फा और बीटा की वैल्यू है वो और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू सेम आती है, ठीक, इतना आपको याद रखना है, ये 2 एग्जाम्पल कर लो, बड़ी है। थर्ड ऑर्डर की रिएक्शंस देखो, इसमें फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम 2NO प्लस O2, 2NO प्लस O2, यहां से बनता है NO2, ठीक है, 2NO2, तो ये जो रिएक्शन है ये थर्ड ऑर्डर की एग्जांपल है, तो इसका रेट अगर हम लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स NO है इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट O2 है, तो यहाँ पावर में अल्फा और बीटा आता है ना, ठीक, तो इसमें होता क्या है कि ये जो 2 है इस 2 को इधर लिख देते, ये 2 इधर होता है और ये यहाँ इधर 1 है ना, तो इधर 1 होता है। अब देखो ओवरऑल ऑर्डर यहाँ से कितना आ गया, ऑर्डर इज इक्वल टू 3 आ गया ना, अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस 1 करके 3 आया, ऑर्डर 3। तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, इसमें भी देखो जो अल्फा और बीटा की वैल्यू है वो किसके बराबर है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर है, तो आपको समझ में आ गया ना, किसी किसी रिएक्शन में
अल्फा और बीटा की वैल्यू स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है, किसी में नहीं हो सकती, इनमें है इनमें नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल है इसकी, तो वो आप खुद लिख लो, मैं सिर्फ आपको रिएक्टेंट लिख के देता हूं, 2NO प्लस Br2। ठीक है, यहां से बनता है 2NOBr। ठीक, ये भी थर्ड ऑर्डर की एग्जांपल है, इसके लिए भी रेट ऐसा ही आएगा, आप रेट लिखो इसके लिए, देखो लिख सकते हो। अब देखो फ्रैक्शनल ऑर्डर की एग्जांपल देख लेते हैं एक, तो फ्रैक्शनल ऑर्डर की जो एक एग्जांपल होती है वो होती है CH3CHO, CH3CHO। ठीक, अगर आपको ये एग्जांपल्स याद होंगे तो ठीक है, ना हुई तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ऐसे भी आपको सब समझ में आएगा। CH3CHO जो है, यहां से CH4 बन रहा है प्लस यहां से CO बन रहा है। ठीक, अब अगर आप इसके लिए रेट लिखोगे तो रेट इज इक्वल टू क्या होता है, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CHO। आप अगर देखोगे तो यहां इसके पीछे कोफिशिएंट 1 है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, देखो रिएक्टेंट एक ही है ना, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इसके लिए क्या आई, इसके लिए ऑर्डर आया 3/2। अब देखो ये रिएक्शन फ्रैक्शनल ऑर्डर की है, तो ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ 1 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ आया 3/2। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अब देखो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, CO प्लस Cl2, ये रिएक्शन देखते हैं। CO प्लस Cl2 यहां से बन रहा है COCl2, तो इसके लिए रेट लिख सकते हो, रेट इज इक्वल टू, रेट ला एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। ठीक है, CO की कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन, CO की कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन। अब यहां आपको पता है अल्फा और बीटा होगा, अब अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ क्या होती है, एक्सपेरिमेंट करके पता चला है। देखो अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करें, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, लेकिन जब हम अल्फा और बीटा की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली चेक करते हैं, तो एक साइंटिस्ट ने चेक की तो यहाँ से वैल्यू आई 2 और 1/2। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो अल्फा प्लस बीटा करोगे तो ये ओवरऑल वैल्यू यहाँ से फ्रैक्शन में आएगी, पॉइंट्स में आएगी। ठीक, तो विद रिस्पेक्ट टू CO ऑर्डर 2 है, विद रिस्पेक्ट टू Cl2 ऑर्डर 1/2 है। ठीक, तो ये फ्रैक्शनल ऑर्डर की कुछ एग्जांपल्स हैं। उम्मीद है आपको ये एग्जांपल्स जो है समझ में आई होंगी, अगर नहीं आई तो 2-2 बार लिखो, समझो, कोई प्रॉब्लम आती है मेरे से पूछ सकते। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स थी जो हमें करनी थी। अब 2 पॉइंट्स और हैं, तो उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, हटा दें इसको फिर आगे चलते हैं। तो अभी आपको 2 पॉइंट्स और लिखने जो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आप लिखोगे रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन 1 स्टेप, ये आप लास्ट में लिख लो, ऑर्डर वाले में लिखो, द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन 1 स्टेप are called elementary reactions। ठीक है, ये लिखना है। ठीक है, कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो सिंगल स्टेप में हो जाती हैं। ठीक है, वो सिंगल स्टेप या फिर 1 स्टेप में जो रिएक्शंस हो जाती हैं, ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस। ठीक है, और एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ऑर्डर क्या होता है, तो आप लिखो फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस, यहां मैं लिख देता हूं, फॉर elementary reactions order is equal to order sum of stoichiometric coefficients, order is equal to sum of stoichiometric। ठीक है, ये होता है जो एलिमेंट्री। देखो ये चीज आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे ना, क्वेश्चंस करेंगे, वहां काम आएगी। तो देखो ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में होती है उनको एलिमेंट्री रिएक्शंस बोलते हैं, और आपको ये याद रखना है एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ऑर्डर जो होता है वो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर ही होता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन अगर यहां से आएगा तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कि ये रिएक्शन जो दी हुई है ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। सपोज हमें ये रिएक्शन A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B दी है, यहां से प्रोडक्ट बन रहा है, आपसे बोला हुआ है कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है। जब तक लिखा नहीं होगा तब तक नहीं करेंगे कुछ। अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री है तो फिर आपको ऑर्डर निकालना होगा, तो आप सीधा लिखोगे रेट इज इक्वल टू K इंटू A की पावर अल्फा होता है, B की पावर बीटा होता है। ठीक, तो इस ऐसे में आप ऑर्डर कैसे निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा ऑर्डर होता है ना, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह आप सीधा सीधा स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट A प्लस B कर लोगे।
ठीक है, यहां से ऑर्डर आ जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए मतलब सिंगल स्टेप वाली रिएक्शंस के लिए ऑर्डर इज इक्वल टू सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, वही ए और बी का सम होता है। ठीक है, और एक और पॉइंट आप लिखोगे कि एक तो होती है एलिमेंट्री रिएक्शंस, एक आपने देखी होंगी, देखो एक तो होती है सिंगल स्टेप रिएक्शन या वन स्टेप रिएक्शंस, एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस जहां मैकेनिज्म होता है, जहां मैकेनिज्म दिया होता है, मतलब फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, आपने 11th में देखा होगा। ठीक है, तो जो मैकेनिज्म वाली रिएक्शंस होती हैं उनके लिए ऑर्डर कुछ अलग तरीके से निकाला जाता है। तो वो कैसे निकाला जाता है, आप पहले एक चीज लिख लो, व्हेन अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस, व्हेन अ सीक्वेंस ऑफ elementary reactions, when a sequence of elementary reactions called mechanisms, ब्रैकेट में लिखो called mechanisms, ठीक है, आगे लिख लो gives us the products, ठीक है, gives us the products, the reactions are called complex reactions, कॉमा डाल के लिखो the reactions are called complex reactions, ठीक है, reactions are called complex reactions। और आप एक लाइन में लिख लो for a complex reaction, for a complex reaction slow step is rate determining step, slow step is rate determining step। ये दो पॉइंट्स आप लिखोगे, आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, यहां से नीट वगैरह में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां मैंने लिखा है व्हेन अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस कॉल्ड मैकेनिज्म्स गिव्स अस द प्रोडक्ट, मतलब जब हम कोई ऐसी रिएक्शन देख रहे हैं जहां हमें बहुत सारी एलिमेंट्री रिएक्शंस दिख रही हैं, जैसे मैं बोलूं ये रिएक्शन है ए प्लस बी करके सी प्लस डी बना, फिर सी प्लस डी करके ई बना, फिर ई प्लस डी बन के हमें प्रोडक्ट ई डी मिला। ये स्टेप फर्स्ट है, स्टेप सेकंड है, स्टेप थर्ड है। इसमें लिखा होता है कभी कभी, कभी फर्स्ट स्टेप पे, कभी सेकंड स्टेप पे यहां लिखा होता है स्लो, किसी स्टेप पे लिखा होता है फास्ट, ऐसे करके लिखा होता है। ठीक है, ऐसी आपने देखा होगा ना, ऐसी कुछ रिएक्शंस होती हैं जो ऐसे स्टेप्स में होती है। ठीक, उनके लिए ही यहां बात हो रही है। तो यहां लिखा है व्हेन अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस। अब देखो जो स्टेप में रिएक्शंस होती है ना, ओवरऑल इसके रिएक्टेंट्स ये वाले हैं और प्रोडक्ट हमें ये मिल रहा है, लेकिन स्टेप वाइज मिल रहा है, मतलब पहले ये बन रहा है, फिर ये बन रहा है, फिर ये बन रहा है। ठीक, अब ये जो रिएक्शन है ये आपस में अपने आप में, इतनी रिएक्शन अपने आप में एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, इतनी रिएक्शन अपने आप में एक एलिमेंट्री है, इतनी रिएक्शन अपने आप में एक एलिमेंट्री है, ओवरऑल पूरी रिएक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स है। ठीक, तो वही यहां लिखा है कि व्हेन अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, मतलब जब बहुत सारी एलिमेंट्री रिएक्शंस जिनको हम मैकेनिज्म भी बोलते हैं, जब हमें मतलब मैकेनिज्म दिया होगा, मतलब लिखा हुआ है मैकेनिज्म गिव अस द प्रोडक्ट, जब हमें मैकेनिज्म का यूज करके प्रोडक्ट मिला होगा उस टाइम रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ठीक है, जो सिंगल स्टेप में होती हैं, सपोज ए प्लस बी करके सी बन गया, दैट्स इट, ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस। ठीक है, अब देखो ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती है इनके लिए लिखा है यहां फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जो स्लो स्टेप होता है वहां से हम रेट की इक्वेशन लिखते हैं। जैसे मैं बोलूं, देखो यहां आपको समझ में आया ना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो स्लो स्टेप होता है, जिस स्टेप के ऊपर स्लो लिखा होगा उस स्टेप से हम रेट लिखेंगे। देखो जैसे इस रिएक्शन के अंदर ए प्लस बी से सी प्लस डी, ये स्लो स्टेप दिया हुआ है, ये स्लो है, तो रेट को हम यहां से लिखते हैं ऐसी रिएक्शंस में। तो कैसे लिखेंगे रेट? रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ऐसे करके लिखते हैं यहां। ठीक है, तो अब देखो स्लो स्टेप जो दिया हुआ है ऐसी रिएक्शन में, स्लो स्टेप से हम रेट लिखते हैं, मतलब रेट को कहां से लिखते हैं? स्लो स्टेप से। तो तभी लिखा है स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और आपको पता है अगर हमने स्लो स्टेप से रेट लिख लिया तो यहां से ही देखो, अगर स्लो स्टेप से रेट लिख लिया और ये जो एक स्टेप है ये पूरा का पूरा क्या है? ये एक स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये आपस में एक अपने आप में एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये अपने आप में एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो ये एक स्टेप हो गया। तो एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है? देखो ये स्लो स्टेप हमने लिखा,
लेकिन स्लो स्टेप तो अपने आप में एलिमेंट्री रिएक्शन है ना, तो एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, तो जो यहाँ इसमें लिखा हुआ है वही इसका ऑर्डर होता है। तो सपोज यहाँ ए के पीछे 1 है, बी के पीछे 1 है, तो यहाँ हम सीधा सीधा रेट यहाँ से लिख सकते हैं स्लो स्टेप से। आपको आगे मैं इस बेस पे क्वेश्चंस भी कराऊंगा, जिस आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए तो आप सीधा सीधा जो रिएक्शन है उसी को उठा के उसका ऑर्डर लिख सकते हो, सीधा सीधा कहाँ से लिख सकते हो, जो कोफिशिएंट दिए उनको प्लस कर दो। लेकिन जो हमारी कम्प्लेक्स रिएक्शन है उसमें स्लो स्टेप जो है उसको एलिमेंट्री रिएक्शन मान के आप ऑर्डर लिख सकते हो। स्लो स्टेप को देखो, ये स्लो स्टेप है तो अपने आप में एलिमेंट्री यहाँ लिखा भी है कि जब बहुत सारी एलिमेंट्री रिएक्शन जुड़ती हैं उसको हम मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ इसको आप एलिमेंट्री मानोगे किसको, स्लो स्टेप वाले को। तो यहाँ से आप रेट लिखोगे और यहाँ से ही आप ए के ऊपर पावर क्या आएगी वो भी लिख लोगे, क्योंकि ये एलिमेंट्री है तो ए और बी के ऊपर जो पावर आएगी वो वही होगी जो यहाँ लिखा होगा, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में काम आने वाले हैं 2 पॉइंट्स, ठीक। अब देखो हमने क्या क्या कवर कर लिया, एक बार चेक कर लेते हैं। हमने कवर कर लिया, ये हमें पढ़नी थी ना चीजें, ये चीजें हमें पढ़नी थी, रेट लॉ एक्सप्रेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और साथ में हमें करना था रेट कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स, और क्वेश्चंस भी करने थे। हमने क्या किया, हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन कर लिया, ठीक है। रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन अच्छे से हमने कर लिया। उसके बाद हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी अच्छे से कर लिया, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बहुत कुछ कर लिया। अब हमारा टॉपिक यहाँ आज के लेक्चर का बच गया है रेट कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स, ठीक है। रेट कांस्टेंट क्या होता है और रेट कांस्टेंट के यूनिट्स क्या होते हैं। रेट कांस्टेंट मैंने आपको बता दिया ये क्या होता है, ठीक। और हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने थे जो अगर मैं अभी कराऊंगा तो ये लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, इस लेक्चर को हम यहाँ तक ही रहने देते हैं। तो जो कुछ बचा है, जैसे देखो, जैसे मैंने आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लाए थे ना, देखो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये सारे क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस सारे के सारे और ये क्वेश्चन सारे के सारे और साथ में जो यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन वाला टॉपिक है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक। क्योंकि इस लेक्चर को बहुत लेंथी कर देंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप देखो कर सकते हो, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं। देखो पहला है स्टेट एंड एक्सप्लेन रेट लॉ को स्टेट एंड एक्सप्लेन करना, ये आप कर सकते हो। डिफरेंस बिटवीन रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये क्वेश्चन भी आपसे आराम से हो जाएगा अब, ठीक। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में थ्योरेटिकल आ सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये लेक्चर को यहां तक छोड़ देते हैं हम, ठीक। तो यहां एक चीज आपके लिए लाई थी, ये नो ज्ञान जस्ट वर्क हार्ड। रोज मैं आपको बोलता हूं कि मेहनत करो, अपने आप को रिवार्ड दो, ठीक है, अपने आप को अच्छा बोलो। तो हम इस लेक्चर को यहां तक ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, और साथ में इसी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।